नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम ज्योमेट्री के पार्ट 2 करेंगे, यानी कि 55 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं एसएससी सीजीएल मेंस में 2011 से लेकर 18 तक पूछे गए क्वेश्चंस का। और ये सीरीज हमारी हर चैप्टर के लिए हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक हो जिसमें 2011 से 18 तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे हम कर रहे हैं। तो ये ज्योमेट्री सेगमेंट का दूसरा पार्ट होगा। पहले पार्ट में हमने 55 क्वेश्चन किए थे, यानी इस क्वेश्चन तक कर लिए थे। अब इसके आगे करने वाले, अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन यानी नीचे जो आप लिंक दिखेगी उस पर क्लिक कर लीजिएगा, तो आप वहाँ डिस्क्रिप्शन में पहुँच जाएंगे। वहाँ पे पहले वीडियो की लिंक मिल जाएगी और वहीं पे पीडीएफ की भी लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की। वहाँ से आप जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और ख़ुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने नीडी दोस्तों के साथ जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे, क्योंकि 55 तक हमने कर लिया है। कहा गया इन ट्रेपेजियम ABCD AB इज पैरेलल टू CD। आपको पता है ट्रेपेजियम क्या होता है? समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज बोले तो आमने सामने की दो भुजाएं समांतर, दो असमांतर भी हो सकती है, समांतर भी हो सकती है, ठीक है। यानी ABCD आपको दिया गया, हमने नामकरण कर दिया। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। आप कहेंगे बड़ी वाली भुजा को आपने ए बी क्यों लिया? क्योंकि क्वेश्चन में फर्दर इफ़ यू विल प्रोसीड तो आपको मिलेगा कि ए बी इज इक्वल टू 2CD दिया गया, यानी ए बी सी डी का 2 गुना, ठीक है। यानी कि अगर सी डी 1 है तो ए बी 2 हो जाएगा, ठीक है। कहा इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट ओ, यानी कि डायगोनल अगर ड्रा करें तो ये किस बिंदु पे काटते हैं? ओ पे काटते हैं। हमने कह दिया कि भैया ये दोनों ओ पे काटते हैं। कहा इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल COD कितनी होगी, यही पूछा गया। देखो, अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर कोण DOC और AOB दोनों त्रिभुज की बात करनी है, क्योंकि हमें एक की एरिया दी गई है, दूसरे की निकालनी है। अगर हम बात करें तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। आपको पता चल गया कि यानी एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल AOB। एंड आपको पता है AB पैरेलल टू CD है, तो अगर कोई एक लाइन इसको इंटरसेक्ट करेगी तो आपका एकांतर कोण बराबर होंगे, यानी एंगल DCO बराबर एंगल कौन सा? OAB हो जाएगा। और सिमिलरली हम कह सकते हैं कि ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। और अगर किन्हीं दो त्रिभुजों में तीनों कोण बराबर हों तो कैसे ट्रायंगल्स होते हैं? सिमिलर ट्रायंगल। यानी हम कह सकते हैं ट्रायंगल AOB विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल ए के बराबर कौन सा है? COD, ठीक है। अब आपको पता चल गया दोनों सिमिलर है तो इनकी एरिया का रेशियो क्या होगा? आपको पता है अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी एरिया का रेशियो क्या होता है? यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, ये कितना हो जाएगा? आपको पता है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो होंगी यानी संगत भुजाएं जो होंगी उनके अनुपात के वर्ग के बराबर। तो अगर हम इसका बेस ले रहे हैं तो ये 2 हो जाएगा, बट इसका भी बेस लेना पड़ेगा 1, इसका जो अनुपात आएगा इसके वर्ग के बराबर हो जाएगा। यानी हमें निकालना है ट्रायंगल COD की एरिया, तो हम COD की एरिया बराबर हो जाएगी हमारी ट्रायंगल AOB की एरिया अपान 2 का स्क्वायर 4। तो ट्रायंगल AOB की एरिया कितनी है? 84/4, यानी कि कितना आ गया? 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से आपको एक चीज़ सीखना है। अब एग्जाम में इतना कुछ करने जाओगे नहीं, आपको लिखना ही नहीं। अगर आपको CDM दिया गया है और ABN दिया गया है तो इनकी एरियाज का अनुपात कितना होगा? m²/n²। अब आपको पता है कि अगर ये 1 और 2 दिया गया तो ये 4 अगर नीचे वाला एरिया होगा तो ऊपर वाला 1 होगा। अब ये 4 बराबर 84 तो 1 बराबर 21, ऐसे कर लेंगे। समझ आ गया? अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा क्वाड्रिलेटरल ABCD is circumscribed about a circle. If the length of AB, BC and CD are 7 cm, 8.5 cm and 9.2 cm respectively, then the length of DA is. We have solved this type of question, बस डिजिट चेंज थी पहले ही, ठीक है। यानी कि ABCD एक कोई क्वाड्रिलेटरल है जो एक सर्किल के चारों तरफ घेरता है इसको, ठीक है, इस तरह से कुछ। एंड यू हैव क्या दिया गया? AB, BC और CD की लंबाई दी गई है। पहले तो नामकरण कर दो ABCD। AB की लंबाई कितनी दी गई है? इट इज़ गिवन 7 सेंटीमीटर, BC इज 8.5 सेंटीमीटर एंड CD इज ऑफ 9.2 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ DA, ठीक है। अब आपसे DA की लेंथ पूछी गई तो आपको पता है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल किसी सर्किल को सर्कमस्क्राइब करता है यानी घेरता है तो उनकी आमने सामने की भुजाओं का योग बराबर होता है, यानी दिस वन प्लस दिस वन इज इक्वल टू दिस वन प्लस दिस वन। यानी हम कह सकते हैं 7 + 9.2 इट मीन्स 16.2 इज इक्वल टू DA + 8.5, DA + 8.5
So we can say the value of DA is equal to 16.2 minus 8.5. It means 7.7 centimeter. Because all the three sides were given in centimeter, then you will get DA is equal to 7.7 centimeter. Got it? In the next question you will get, given that the ratio of altitude बोले तो ऊंचाई, given that the ratio of altitudes of two triangles is 4:5, ratio of their areas is 3:2, the ratio of their corresponding bases is, आपको दिया गया है कि दो ट्राइंगल्स हैं जिनके एल्टीट्यूड का अनुपात दिया गया है 4:5, यानी कि फर्स्ट वन का अगर एल्टीट्यूड h1 है, सेकेंड वन का h2 है, तो h1/h2 बराबर दिया गया 4/5, यानी उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 4:5 है। और कहा गया एरियाज का अनुपात, यानी एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल अपान एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल, इसका अनुपात दिया गया 3/2। तो आपसे कहा गया कि इनके करेस्पॉन्डिंग बेसेज का अनुपात निकालना। इफ वी एज्यूम द बेस ऑफ ट्राइंगल 1 as B1 and base of triangle 2 as B2, then B can say that area of first triangle will be half into base into height, and second triangle की एरिया हो जाएगी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ये बराबर आपको दिया गया इनके एरियाज का रेशियो 3/2। आपको पता है कि 1/2 सीधे सीधे कैंसिल हो जाएगा, आपको यहाँ से मिल जाएगा B1/B2 इंटू H1/H2 कितना है, यहाँ से देखिए 4/5, यानी ये 4/5 बराबर दिया गया 3/2। तो बी कैन से B1/B2, 5 का यहाँ गुणा 4 का यहाँ गुणो, यानी कि B1/B2 बराबर हो जाएगा 5 या 15/8। आपको निकालना क्या था, B1 और B2 का अनुपात, यानी इनके करस्पॉन्डिंग बेसिस का रेशियो। तो आपका आ गया B1 यानी फर्स्ट वन का बेस इज टू सेकेंड वन का बेस इज इक्वल टू 15:8। This means your option second one is correct answer. Coming to the next question, you will get, क्या कहा गया है, the interior angle of a regular polygon exceeds its exterior angle by 108 degree. The number of sides of the polygon is, कितना आसान सा क्वेश्चन है। क्या कहा गया कि इंटीरियर एंगल जो है एक रेगुलर पॉलीगॉन का, वो इसके एक्सटीरियर एंगल से कितना ज़्यादा है, इंटीरियर माइनस एक्सटीरियर आपको दिया गया है 108, आपसे नंबर ऑफ साइड पूछा गया। इफ़ वी एज्यूम नंबर ऑफ साइड्स इन रेगुलर पॉलीगॉन इज n, देन यू विल से दैट इंटीरियर एंगल विल बी n-2, इट इज़ फार्मूला n-2 डिवाइडेड बाई n इंटू 180 डिग्री। दिस वन इज फार्मूला ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग n साइड्स, यानी कि ये उस पॉलीगॉन, उस समबाहुभुज का अंतः कोण का मान है जिसमें n भुजाएं हों, ठीक है। और एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 360/n। इसका अंतर दिया गया आपका 108। 36 से काट दो, 36 से कटेगा 5, 36 से कटेगा 10, 36 से कटेगा 3, यानी आपको हर बराबर मिल रहा है। यानी आप कह सकते हो 5n - 10 - 10, यानी 5n - 20/n बराबर 3, यानी कि हमारा हो गया 5n - 20 बराबर 3n। 3n को इधर ट्रांसफर मार दो तो 2n = 20 हो गया, यानी n = कितना हो गया 10। n = 10, इट मीन्स द नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगॉन इज 10। देख रहे हो पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन देख रहे हो, ये हॉकर्स बाय गॉड बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं यहाँ पे दिल्ली में। अगले क्वेश्चन में कहा गया कि द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की अगर हमें बात दी जाएगी तो हमें मतलब हम कहेंगे जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज का मतलब होता है कि दिस वन और दिस वन ऐसे तो पैरेलल साइड्स हो गई, एंड दिस वन और दिस वन नॉन पैरेलल साइड हो गई, और ए बराबर हो गई, तो इसको कहेंगे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। इसकी एरिया दी गई है, यानी एरिया दी गई है इसकी 176 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड यू आल्सो नो दैट हाइट इज 2/11 ऑफ द सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स। आपको दिया गया कि जो इसकी हाइट है, हम नामकरण भी कर दे रहे हैं ABCD, वैसे इसका कहीं काम नहीं पड़ने वाला नामकरण का, बट फिर भी कहा गया कि एंड द हाइट इज 2/11 ऑफ द सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स, यानी कि जो इसकी हाइट है, यानी कि हाइट ऑफ दिस ट्रेपेजियम इज 2/11 ऑफ सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स। फर्दर
क्या दिया गया है, इफ़ द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स इज 4:7, यानी कि अगर हम बात करें ऊपर वाली लेंथ 4 है तो नीचे वाली लेंथ 7 है। ए बी की लेंथ अगर 7 है तो सी डी की लेंथ 4 है। तो कहा गया देन द लेंथ ऑफ डायगोनल इज, आपको डायगोनल का लंबाई बताना है। देखो अगर हम ऊपर वाली भुजा को 4x माने तो नीचे वाली भुजा को 7x कह सकते हैं। इट मीन्स इसकी हाइट दी हुई है हाफ, मतलब 2/11 गुना ऑफ इसकी पैरेलल साइड्स के सम के बराबर, यानी 4x + 7x यानी 11x का 2/11, यानी कि हाइट हो गई 2x। अब आपको पता है कि एरिया क्या होती है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होती है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि 11x इंटू हाइट 2x। ये आपको दिया गया कितना मेरे भाई, 176, यानी कि आप कहेंगे 11 दूना 22, 22 से कटेगा 8 दे देगा, यानी x² बराबर 16 आ गया, यानी x बराबर आ गया 4, x बराबर आ गया 4। अब देखो यहाँ पे x बराबर अगर 4 हो गया तो ये वाली भुजा 16 हो गई, ये वाली भुजा 28 होगी। अब आपको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रा कर देना है, परपेंडिकुलर ड्रा कर देना है, ठीक है। अगर आपको दिया गया कि ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, इट मीन्स कि अगर ये आइसोसेलेस है यानी समद्विबाहु है, तो अगर हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे यानी दिस वन, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना हो जाएगा, ये जो भुजा होगी यानी इतनी भुजा ये ऊपर वाली भुजा के बराबर होगी, यानी ये 16 हो जाएगी, ठीक है। अगर ये 16 हो गई तो बचा कितना, 12 बचा, टोटल 28 है तो 12 बचा तो 6 ये हो जाएगा और 6 ये हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, डायगोनल निकालना है। तो आप कहेंगे कि जी किसी एक अब अगर कोई आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है तो आपको पता है उसके डायगोनल्स इक्वल होंगे, यानी AC बराबर BD हो जाएगा। अब आपको AC की लंबाई निकालना है तो आप समकोण त्रिभुज में आ जाइए, कौन से वाले में, इसमें आ जाइए, ब्लैक वाले में। तो आप कहेंगे जी इसका इतनी लंबाई कितनी है, आधार की लंबाई कितनी है, 6 तो इतना हिस्सा है और 16 इतना है, यानी कि इसका आधार हो गया 22 का। और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई आपने अभी निकाली थी, जितनी ट्रेपेजियम की ऊंचाई वही इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो ऊंचाई कितनी है, 2 बटे ऊंचाई यहाँ पे देखिए 2x है, यानी कि ऊंचाई है 8। आपको पता चल गया किसी भी समकोण त्रिभुज में उसका आधार 22 है, उसकी ऊंचाई 8 है, तो उसका कर्ण कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कर्ण, यानी कि उस अगर समकोण त्रिभुज का कर्ण की बात करें तो वो AC होगा जो कि डायगोनल हो जाएगा, यानी कि AC बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट में कितना, 22 का स्क्वायर 484, या 22 का स्क्वायर ही लिखो ऐसे, 22 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है। यानी यहाँ से बाहर क्या ले सकते हो, 2 बाहर लोगे तो ये हो जाएगा 121 प्लस 16, यानी कि 2√137 आपका आंसर आ जाएगा। 2√137 आपका क्या आ गया, डायगोनल AC की लंबाई। समझ में आ गया। तो कितना आसान सा प्रश्न था, बस आपको थोड़ी चीज़ें समझनी थी। तो आपको यहाँ से मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर कोई आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, इट मीन्स कि अगर कोई समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है, तो अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं यहाँ पे और यहाँ से ड्रा कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो इस भुजा की लंबाई, ये एक स्क्वायर बनेगा, मतलब स्क्वायर नहीं बनेगा, आयत बनेगा, यानी इस भुजा की लंबाई बराबर इस भुजा की लंबाई हो जाएगी। और जो ये भुजा होगी यानी इतनी वाली, तो ये इसके बराबर होगी। समझ आ गया। तो इतनी चीज़ आपको समझनी थी, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। कहा गया AD इज परपेंडिकुलर टू द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC ऑफ ट्राइंगल ABC. Okay, D is drawn through D and parallel to BC to meet AC at E. If the length of AC is 12 cm, then you have to find the length of A. कहा गया कि एक त्रिभुज ABC है जिसमें कोण ABC का समद्विभाजक, कोण ABC का कोण समद्विभाजक पे एक लंब ड्रा किया गया है AD। फिर D से BC के पैरेलल एक लाइन खींची गई है DE, जो AC को किस बिंदु पे मिलती है, E पे मिलती है। अगर आपको AC की लेंथ 12 दी गई है तो आपको AE की लेंथ बतानी है। बहुत आसान सा प्रश्न है, बस फिगर अच्छा बन जाए। फिगर अच्छा बनने का मतलब कलरफुल नहीं, सही फिगर, ठीक है। तो आपको फिगर कैसे बनाना, देखो ABC, हमने एंगल बाइसेक्टर लेना है। हमने एंगल बाइसेक्टर ले लिया, पहले रुको 1 मिनट। हाँ, एंगल बाइसेक्टर मान लो ये है, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर थोड़ा सा, ये मान लो एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर पे हमने लंब ड्रा कर दिया, यानी ये कोण मान लो लंब है, ठीक है। इसको नीचे तक ले आओ, मिला दो इसमें। हम ये पता है हमें कि ये D है, 1 मिनट, D, ये D है और ये इसको F दे दो क्योंकि ये दिया नहीं गया। अब D से कहा गया कि FC के पैरेलल एक लाइन खींची गई है, यानी DE, और वो जो D से पैरेलल FC के लाइन खींची गई है वो AC को
ई पे मिलती है, यानी डी ई पैरेलल दिया गया है एफ सी के। आपको दिया गया ए सी कितना है, ए सी 12 सेंटीमीटर है, आपको लेंथ निकालनी है किसकी, ए की। बहुत आसान सा प्रश्न है, गौर से देखिएगा। देखो अगर हम बात करें ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल डी बी एफ में, तो आपको पता है ये एंगल बाइसेक्टर है, यानी ये कोण बराबर इस कोण के हो जाएगा, ये कोण बराबर इस कोण के, क्योंकि जो बी डी है वो एंगल बाइसेक्टर है ए बी सी का, यानी इसको दो बराबर भागों में बांटेगा। समझ आ रहा है यहाँ तक। दूसरी चीज़, ये वाला 90 डिग्री है, पूरी लाइन ए एफ पे 180 अंश का कोण बनेगा, यानी ये वाला कोण भी 90 अंश हो गया। अब अगर किसी त्रिभुज के, किन्हीं दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हों, इफ़ एनी टू एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल, देन थर्ड वन इज आल्सो इक्वल। यानी कि अगर किसी त्रिभुज के, यानी किन्हीं दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो जाए तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा, यानी ये वाला कोण बराबर इस वाले कोण के। अब अगर ये दोनों कोण बराबर हो गए, ये कोण इस कोण के, ये कोण इस कोण के और ये कोण भी इस कोण के, और एक भुजा कॉमन है बी डी, तो आप कहेंगे कि अगर ये बी डी कॉमन है और तीनों कोण बराबर हैं, तो आप कह देंगे कि त्रिभुज ए बी डी will be congruent to triangle ABD will be congruent to triangle DBF। समझ रहे हो, यानी कि अगर ABD DBF के बराबर हो गया एंगल वाला, ADB और BDF एंगल में 90 डिग्री दोनों है, तो ये भी बराबर हो गया, तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा, और BD इनके कॉमन साइड है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट बोले तो समरूप, तो वो क्या कहते हैं, सर्वांग सम त्रिभुज हो जाएंगे। अब सर्वांग सम हो गए, यानी कि इनकी भुजाएं भी बराबर होंगी, यानी अगर ये भुजा कॉमन है तो AD बराबर DF हम ले सकते हैं, AD बराबर DF हो जाएगा ऐसे, और ये भुजा बराबर इसके हो जाएगी, AD बराबर DF हो गया। यहाँ तक समझ में आएगा, इसी को यूज करना है, तो इसी वजह से हम केवल AD बराबर DF लिख रहे हैं। अब अगर हम आए ट्रायंगल ADE इस छोटे वाले ट्रायंगल में और बड़े वाले ट्रायंगल AFC में, तो आपको पता है कि ये DE पैरेलल है FC के और शीर्ष कॉमन है, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ADE सिमिलर हो जाएगा किससे, एंगल से, सिमिलरिटी से ये सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल AFC के। और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हों तो उनके क्या कह सकते हैं हम, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है, यानी हम कह सकते हैं AD बटे AF बराबर AE बटे AC, कह सकते हैं, कह लो, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं AD बटे AF। आपको पता है कि अगर AD को हम 1 यूनिट माने, DF भी 1 यूनिट हो जाएगा, यानी ये 1 हो, ये वाला भी 1 हो, तो AF कितना हो जाएगा, पूरा AD प्लस DF बराबर AF, यानी AF हो जाएगा 2, यानी ये हो गया 1/2 बराबर AE बटे AC। AE की वैल्यू कितनी है हमें नहीं पता, बटे AC कितना है, AC है 12, यानी कि 1/2 बराबर हमें पता चल गया AE बटे 12, यानी हम कह सकते हैं AE बराबर हो जाएगा 12/2, यानी कि 6 सेंटीमीटर। समझ आ गया, तो आपका करेक्ट ऑप्शन D1। कहा गया द पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 60 सेंटीमीटर। रोम्बस क्या होता है, समचतुर्भुज, हुज ये क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल 4 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड रोम्बस। यानी कि अगर इसकी साइड ए हो तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 4 है, क्योंकि सभी साइड्स बराबर होती हैं। ये दिया गया 60 सेंटीमीटर, यानी हम कह सकते हैं यहाँ से साइड बराबर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब कहा गया एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल्स इज 24 सेंटीमीटर, यानी कि एक डायगोनल दिया गया है 24 सेंटीमीटर। तो आपसे कहा गया एरिया ऑफ रोम्बस। आपको पता है अगर रोम्बस की एरिया निकालनी है तो आपको दोनों डायगोनल पता हो तो आप आसानी से निकाल पाते हैं। हाफ D1 D2 क्या हो जाता है, एरिया हो जाता है। अब आपको पता है कि D1 तो पता है, एक मतलब भुजा पता है, लेकिन हमें D2 नहीं पता। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों डायगोनल्स और भुजा का जो रिलेशन है उसको यूज करना पड़ेगा। क्या होता है, फर्स्ट डायगोनल का स्क्वायर प्लस सेकेंड डायगोनल का स्क्वायर बराबर 4 टाइम्स ऑफ साइड का स्क्वायर, यानी D1 स्क्वायर 24 का स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 4 टाइम्स ऑफ 15 का स्क्वायर, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ 15 का स्क्वायर। 4 टाइम्स ऑफ 15 के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 30 का स्क्वायर। सीधे लिख लो 30 का स्क्वायर, क्या फ़ायदा फर्जी बातें करने का। तो 24 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर 30 का स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं D2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 30 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, A माइनस B यानी 6 इंटू A प्लस B 54। D2 स्क्वायर बराबर 6 गुणे 54, यानी कि हम लिख सकते हैं 6 गुणे 6 गुणे 9। तो D2 बराबर हमारे यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 तियाँ 18, यानी दूसरा डायगोनल भी आ गया 18। अब आपको दोनों डायगोनल्स पता चल गए, तो देन एरिया ऑफ रोम्बस विल बी हाफ इंटू D1 24 इंटू D2 18। तो ये हो गया 9, 24 गुणे 9 216। समझ आ गया, स्क्वायर
सेंटीमीटर, क्योंकि हमारी साइड जो दी गई थी वो पेरीमीटर जो दिया गया था वो सेंटीमीटर में, इसका मतलब साइड भी सेंटीमीटर में होगी और डायगोनल भी सेंटीमीटर में होगा अगर यूनिट दी गई है तो। देखो बहुत सुंदर सा प्रश्न है, सर्किल से है। कहा गया ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। कॉर्ड मीन्स जीवा, यानी ए बी और सी डी दो जीवाएं हैं जो कि पैरेलल हैं एक सर्किल की, जिनकी लंबाई दी गई 10 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। आप एक पहले तो वृत्त खींचो, हमने खींच दिया। इसकी दो जीवाएं ले लो। जीवाएं अगर हम ले तो बड़ी वाली जीवा केंद्र के ज़्यादा पास होगी और छोटी वाली जीवा थोड़ी दूर होगी। ठीक है, एक ए बी है बड़ी वाली और छोटी वाली का क्या नाम है, सी डी। ठीक है, इसकी लंबाई 10 है ऊपर वाले की, नीचे वाली की 4। अगर इफ़ द कॉर्ड्स आर ऑन द सेम साइड में दिया गया है ऑफ द सेंटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 3 सेंटीमीटर। अब आप मान लो यहाँ पे सेंटर है और इनके बीच की दूरी जो दी गई है, यानी ये वाली दूरी ये दी गई है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, दूरी बोले तो ये परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर। ठीक है, दूरी दी गई 3 सेंटीमीटर। तो आपको डायमीटर बताना है। देखो अगर हम इसको सेंटर से मिला दें और ये परपेंडिकुलर है, अगर जो ये हमारा है ये परपेंडिकुलर है, इस पे ओ से अगर हम ए बी पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा। पूरा ए बी 10 है तो इसको 2 बराबर भागों में बांटेंगे, यानी ये 5 हो जाएगा, ये वाला भी 5 हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे सी डी पे भी परपेंडिकुलर है ओ से, तो ये भी इसको बाइसेक्ट करेगा, यानी ये 2 अगर है मतलब 4 है तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, आधा हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको इसको मिला देना है और इसको मिला देना है। क्यों, अभी वो बता रहा हूँ। देखो ऐसे देखो, समझ आ रहा है, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। अब देखो आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया ये भुजा इतना 5 है, इतना 2 है, इतना 3 है। अब आपको निकालना है डायमीटर ऑफ सर्किल, डायमीटर निकालना है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ बताओ अगर हम इसको माने x, किसको, ओ से लेके यानी सेंटर से लेके यहाँ तक की दूरी को x माने, तो आप अगर रेडियस, यानी ये रेडियस और ये भी हो जाएगी, रेडियस ये भी, तो रेडियस का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यानी समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण का स्क्वायर बनेगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। और ऐसे छोटे वाले ट्राइंगल जिसकी साइड मतलब बेस जिसका 2 है, उसके लिए अगर हम रेडियस के स्क्वायर की बात करें तो रेडियस का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। दोनों आर स्क्वायर की वैल्यूज हैं, इक्वेट कर दो, बात बराबर हो जाएगी। अगर इक्वेट करेंगे तो हमारा कितना मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 25 बराबर, इधर ब्रैकेट ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस 4। एक्स स्क्वायर कट गया, यानी 6x इज इक्वल टू आपका कितना हो गया, 9 4 13, 25 में से कटेगा यानी 12, यानी x बराबर हो गया 2। x बराबर 2 हो गया, यानी ये इसकी लंबाई हो गई 2। अब आप यहाँ पे x की वैल्यू रख दो, तो यहाँ से हमारा आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25, यानी आर स्क्वायर कितना हो गया 29। अब अगर आर स्क्वायर 29 है तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, यानी रेडियस हो गई √29। बट यू हैव टू आंसर, यानी यू हैव टू टेल देम द डायमीटर ऑफ द सर्किल। आपको डायमीटर बताना है। रेडियस अगर √29 है तो आपको पता है डायमीटर कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, यानी 2√29। आपका आंसर कौन सा हो गया, C1। गॉट इट। देखो सड़ा हुआ प्रश्न, कहा गया हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 18 सेंटीमीटर इट्स एरिया। आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का हाइट दिया गया है, यानी कि अगर साइड ए हो तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट कितनी होती है, a√3/2 इज इक्वल टू आपको दिया गया है कितना, 18। तो यहाँ से हमारा a बराबर कितना हो जाएगा, इससे काटोगे तो ये 6√3 दे देगा, 6√3 में 2 से गुणा होगा 12√3 हो जाएगा। अब साइड आ गई इक्विलेटरल ट्राइंगल की यानी समबाहु त्रिभुज की, तो एरिया इज इक्वल टू होगी √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो 12√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 इंटू 3, 4 से कटा 36, 36 यहाँ 108, √3 आपका आंसर आ गया। तो बहुत सड़ा सा प्रश्न था, इसी वजह से मैंने तेजी से करवा दिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, कहा गया द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन रेशियो ऑफ 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/4 एंड इट्स पेरीमीटर इज 104 सेंटीमीटर, देन फाइंड लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। आपको रेशियो में मैंने बताया कि अगर इस तरह से रेशियो दिया जाए साइड्स का, तो आप कहेंगे कि इसमें 2 3 4 यानी इनके हर के एलसीएम से
क्या कर दो, गुणा कर दो। 2 3 4 का एलसीएम 12, 12 से गुणा करोगे तो पहला 6 दे देगा, दूसरा 4 दे देगा, तीसरा 3, यानी साइड्स का रेशियो आ गया 6 4 3। यानी पहली साइड अगर 6 है, दूसरी 4 हो जाएगी, तीसरी 3, यानी कि पहली साइड हो जाएगी 6, दूसरी 4 और तीसरी 3। तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 6 4 10 3 13। लेकिन पेरीमीटर 13 ना होकर आपको दिया गया 104, यानी 13 बराबर अगर 104 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 8, यानी हमें मिल गया 1 बराबर 8। तो आपसे पूछा गया लार्जेस्ट साइड 6 दी गई है, हमने मानी थी कि अगर साइड 6 4 3 हो, यानी सबसे बड़ी 6 मानी थी। तो अगर 1 बराबर 8 है तो 6 बराबर कितना हो जाएगा, 6 गुणे 8 यानी कि 48। तो आपका लार्जेस्ट साइड कितनी हो जाएगी, 48। कहा गया द रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ ए स्क्वायर एंड दैट ऑफ ए सर्किल व्हेन द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू दैट ऑफ डायमीटर ऑफ सर्किल इज। आपसे कहा गया कि रेशियो क्या होगा स्क्वायर का और सर्किल के एरिया का, यानी स्क्वायर के और सर्किल के एरिया का रेशियो क्या होगा अगर आपको दिया गया है लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, यानी कि जो वर्ग की भुजा है, यानी वर्ग की भुजा को अगर हम ए माने तो ए बराबर आपको दिया गया है स्क्वायर इज इक्वल टू दैट ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्किल, यानी ए बराबर दिया गया है डी बोले तो डायमीटर सर्किल का। अगर सर्किल का डायमीटर डी है तो रेडियस अगर आर हो तो 2r के बराबर हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं सर्किल की रेडियस कितनी है, a/2। यहाँ पे a क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर। अब आपसे अगर हम कहें स्क्वायर की साइड अगर a है तो इसकी एरिया कितनी हो जाएगी, a², बट सर्किल की एरिया कितनी हो जाएगी, πr²। r² बोले तो a²/4, a² कट गया, आपको दिया गया है सर्किल की एरिया अपान मतलब स्क्वायर की एरिया अपान सर्किल की एरिया बराबर हो जाएगी 4/पाई। पाई को हम ले ले 22/7, तो 4/22/7, 2 दूनी 4, 2 11 22, 7 ऊपर चला जाएगा, यानी सर्किल की वो स्क्वायर की एरिया अपान सर्किल की एरिया बराबर आ जाएगी 2 7 14/11। तो आपका अनुपात हो जाएगा 14:11। तो आपका स्क्वायर की एरिया यानी वर्ग का क्षेत्रफल और सर्किल के यानी वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात कितना आ गया, 14:11। कहा गया ये पीस ऑफ वायर यानी कि तार का एक टुकड़ा जिसकी लंबाई 132 सेंटीमीटर है इस बेंट सक्सेसफुली यानी मोड़ा गया है किसके फॉर्म में, एक बार इक्विलैटरल ट्रायंगल के फॉर्म में मोड़ा गया है, एक बार स्क्वायर के फॉर्म में मोड़ा गया, एक बार सर्किल के फॉर्म में मोड़ा गया है। तो आपसे कहा गया देन एरिया विल बी लार्जेस्ट इन शेप ऑफ, यानी एरिया सबसे ज़्यादा किस शेप की होगी। देखो अगर आपको दिया गया है कि एक तार है जिसको हम पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल के रूप में मोड़ते हैं, फिर स्क्वायर के रूप में मोड़ते हैं और फिर सर्किल के रूप में, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा एक ही तार को मोड़ा गया है, यानी कि सबके पेरीमीटर बराबर होंगे, पेरी बराबर पेरी, यानी कि तीनों के पेरीमीटर बराबर होंगे। अब अगर तीनों के पेरीमीटर बराबर हैं और तीनों के पेरीमीटर 132 हैं तो इसकी साइड कितनी हो जाएगी, 44, क्योंकि ट्रायंगल की इक्विलैटरल ट्रायंगल की पेरीमीटर क्या होता है, 3 टाइम्स ऑफ साइड, क्योंकि तीनों साइड इक्वल होते हैं। ऐसे हम वर्ग के लिए बात करें, वर्ग के लिए आपको पता है 4 टाइम्स ऑफ साइड इज इक्वल टू 132, क्योंकि इसका पेरीमीटर होता है 4 टाइम ऑफ मतलब 4 गुणे भुजा, यानी कि इसकी साइड आ गई 33। और अगर हम बात करें सर्किल के लिए तो अगर रेडियस r हो तो आपको पता है कि 2πr इसका होता है पेरीमीटर, ये बराबर 132 दिया गया। 2π बोले तो 44/7, 44 3 132 और 3 7 21, यानी रेडियस आ गई इसकी 21। अब आपसे पूछा गया सबसे ज़्यादा एरिया किसका होगा। अगर मैं बात करूं कि एरिया की, तो एरिया अगर हम बात करें इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की एरिया कितनी होती है, √3/4 इंटू 44 इंटू 44, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, 4 से कटेगा 11 और 11 गुणे 44 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 11 गुणे 44 हो जाएगा 484√3। समझ आ गया, 11 चौको 44, 11 चौको 44, यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की एरिया आ गई 484√3। अगर हम वर्ग की बात करें तो 33 का स्क्वायर यानी कि आप कहेंगे 9 गुणे 121 बचेगा, यानी 1089 वर्ग की एरिया हो जाएगी। और अगर हम बात करें वृत्त के लिए जिसकी त्रिज्या 21 है तो आप कहेंगे πr² यानी 22/7 गुणे 21 गुणे 21, तो 7 या 21 यानी 66 गुणे 21, 66 गुणे 21। अब आपको पता चल गया 1089 से बड़ा तो सर्किल ही आ रहा है। अरे देखो 1089 ये लगभग 1200 से ऊपर वैसे जा रहा है, 1300 समथिंग जा रहा है, तो हमें मतलब ही नहीं है, ये वाला ख़त्म ही हो गया। आपसे लार्जेस्ट पूछा गया। अच्छा यहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट भी अभी हमें सीखने को मिलेगा।
और अगर हम 484√3 की बात करें तो आपको पता है √3 की वैल्यू 2 से कम होती है, यानी इसकी वैल्यू जो भी होगी वो 484 गुणे 2 यानी कि 1000 से तो कम इसकी वैल्यू होगी, 968 होगी जो कि 1000 से कम होगी। यानी इसकी एरिया इससे छोटी होगी और इसकी एरिया सर्किल से छोटी होगी, क्योंकि सर्किल की एरिया 1300 के आसपास आ रही। तो आपको अगर दिया जाए कि समान पेरीमीटर के लिए, यानी कि इफ़ फॉर गिव, या हम कहें फॉर गिवन पेरीमीटर द एरिया ऑफ सर्किल इज लार्जेस्ट, ध्यान से समझिएगा, फॉर गिवन पेरीमीटर द एरिया ऑफ सर्किल इज मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट। ठीक है, यानी आपको दिया गया कि अगर परिमाप बराबर हों तीन आकृतियों के, क्या समबाहु त्रिभुज, वर्ग और वृत्त के, तो सबसे ज़्यादा एरिया किसकी होगी? वृत्त की। तो आपको ये पता चल गया। अब यहाँ पे कुछ भी दिया गया होता तो आपका सबसे बड़ा एरिया किसका आ गया? सर्किल। अगले प्रश्न पे आते हैं। ऐसा प्रश्न हमने किया है, फिर कर लो। कहा गया 2 रेगुलर पॉलीगॉन्स आर सच दैट द रेशियो बिटवीन देयर नंबर ऑफ साइड्स इज 1:2, यानी कि 2 पॉलीगॉन है जिनकी नंबर ऑफ साइड्स का रेशियो है 1:2, यानी एक में अगर n साइड है तो दूसरे में 2n साइड है। कहा गया एंड द रेशियो ऑफ मेजर्स ऑफ देयर इंटीरियर एंगल्स इज 3:4। इफ वी हैव टू फाइंड the interior angle of a polygon having n side, then we will say that its interior angle will be n-2 upon n into 180, and if a regular polygon has 2n sides then its interior angle will be 2n-2 upon 2n into 180, n की जगह पे you have to put 2n। ठीक है, और ये अनुपात आपको दिया गया 3:4, बस बात खत्म हो गई। 3:4 दिया गया, इसका मतलब काम खत्म। आपको पता चल गया n से n कट गया, 180 से 180 कट गया, 2 से काटेंगे n-1 लिखा हुआ है, यानी आपका लिखा हुआ है n-2 बटे n-1 बराबर 3/4, यानी n की वैल्यू हो गई 5। अब आपसे कहा गया साइड्स ऑफ पॉलीगॉन्स, यानी पहले वाले में कितनी साइड हो जाएगी? 5, दूसरे वाले में कितनी हो जाएगी? 5 दूनी 10। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? डी वाला। गॉट इट। तो आपको यहाँ पे याद रखना है इंटीरियर कितना होता है, एक्सटीरियर कितना होता है एंगल, अगर रेगुलर पॉलीगॉन दिया गया है एन साइड वाला। कहा गया है इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी एक समद्विबाहु त्रिभुज में द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, यानी कि अगर हम बात करें समान भुजाओं की तो असमान भुजा की लंबाई की दुगुनी है। यानी आपको दिया गया है कि अगर हम समान भुजाएं, एक ट्राइंगल ले लें ए बी सी जिसकी समान भुजाएं मान लें 4a हैं, तो इसका आधार कितना हो जाएगा? 2a। ठीक है, और कहा गया कि द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड एन इक्विलैटरल ट्राइंगल विद द सेम पेरीमीटर। एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसका पेरीमीटर इसके पेरीमीटर के बराबर है, यानी 4 + 4 + 2, तो कितना हो जाएगा? 10a। इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 10a। और अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर दिया गया 10a तो उसकी साइड a बराबर हो जाएगी 10a/3। अब आपको इक्विलैटरल ट्राइंगल का साइड पता चल गया, और आपको पता है कि इसके लिए समद्विबाहु त्रिभुज के लिए एरिया का फार्मूला यहाँ पे हम बेस से भी कर सकते हैं। इसको मान ले a, ये हो जाएगा, अगर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ये हो जाएगा √15a, तो ऐसे भी कर सकते हैं, ½ × a × √15a, ये भी कर सकते हैं। तो ऐसे कर लेते हैं, चलो यही कर लेते हैं। देखो अब आपको क्या करना है, आपको पता है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए साइड पता है और इसकी भी एरिया आप आसानी से निकालेंगे। तो आपको क्या निकालना है? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल की एरिया कितनी हो जाएगी? ½ × बेस 2a × हाइट √15a, ठीक है, डिवाइडेड बाई √3/4 मल्टीप्लाइड बाई कितना? 10a/3 का होल स्क्वायर, 10a/3 का होल स्क्वायर। तो करिए, 10a का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100a² का स्क्वायर 9। समझ आ गया? 3 का स्क्वायर 9। अब आप ऐसे देखो, 2 से तो 2 कट गया, ठीक है, √3 से √15 कटेगा तो √5 हो जाएगा, a से a कट जाएगा, यानी आपका बचा कितना? 9 चौको 36 ऊपर चला जाएगा 36 √5/100। a स्क्वायर से तो a स्क्वायर कट ही गया था, तो आपका रेशियो कितना आ गया? a1 और a2 का रेशियो आ गया 36 √5:100। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अच्छा ये प्रश्न बड़ा सुंदर है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि इफ़ 2r = h प्लस √r² + h², देन द रेशियो ऑफ r/h आपको निकालना है। देखो
आपको दिया गया 2r बराबर एच प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, 2r माइनस एच करो पहले। तो 2r माइनस एच बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये दिया गया है। स्क्वायर कर दो दोनों पक्षों का, तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 4rh इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, यानी 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 3r स्क्वायर बराबर आपका हो गया 4rh। आर से इसकी पावर मतलब आर से इसकी पावर कट गया आर स्क्वायर की, तो आपसे निकालने को कहा गया था आर अनुपात एच। तो आर अनुपात एच कितना हो जाएगा, 4:3, क्योंकि एच के साथ जो वैल्यू लिखी होगी वो आर की वैल्यू हो जाएगी, यानी आर की वैल्यू 4 हो गई, और जो आर के साथ लिखी होगी वो एच की हो जाएगी, यानी एच बराबर 3 हो गया। तो आपका आर अनुपात एच कितना हो गया, 4:3। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी जी इज द सेंट्रोइड। सेंट्रोइड, व्हाट इज सेंट्रोइड? सेंट्रोइड स्टैंड्स फॉर द मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल 3 मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, यानी कि जो सेंट्रोइड है, केंद्रक होता है, वो क्या होता है, माध्यिकाओं का मिलान बिंदु। कहा गया ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर। तो आपको ए जी की लंबाई निकालनी है। देखो, अगर ये ए हो, ये बी हो, ये सी हो और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, तो इसकी मीडियन कितनी होती है? अगर साइड ए हो तो मीडियन ए डी बराबर कितनी होती है, √3a/2। आपको यहाँ पे ए कितना दिया गया, 6, तो इसका मीडियन ए डी बराबर हो जाएगा √3/2 इंटू 6, यानी कि 3√3 हो जाएगा। और आपको पता है कि जी इसका सेंट्रॉइड है, इट मीन्स जी यहाँ कहीं पे होगा। सेंट्रॉइड जो होता है, ध्यान से देखिएगा, सेंट्रॉइड जो होता है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, यानी ए जी और जी डी का अनुपात 2:1 हो गया। अब आपसे कहा गया ए जी की लंबाई बतानी, ए जी कितना हो जाएगा, 2 आउट ऑफ 2 + 1 3, यानी कि ए जी जो होगा वो 2/3 हिस्सा होगा किसका, ए डी का। ए डी की लंबाई अभी हमने निकाली, कितनी आई है, 3√3, यानी ये हो जाएगा 2/3 ऑफ 3√3, तो 3 से 3 कट गया, यानी 2√3। या आप ऐसे कह सकते थे, 2 ये है, एक ये है, 3 हो जाएगा, 3 बराबर 3√3 है, तो 1 बराबर √3, तो 2 बराबर 2√3। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया कि पी क्यू इज अ टेंजेंट टू द सर्किल एट टी, यानी पी क्यू एक टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है एक सर्किल की टी पे। इफ टी आर इज इक्वल टू टी एस, TR is equal to TS where R and S are points on the circle and RST कोण की वैल्यू दी गई है 65 अंश। तो आपसे PTS पूछा गया है। देखिए PQ जो है वो क्या है, टेंजेंट है किसी सर्किल की। ठीक है, ये मान लीजिएगा टच कर रही है। ठीक है, PQ। अब आपसे कहा गया ये T पे टच करती है, हमने कह दिया जी ठीक है, T पे टच करती है। देखिए TR बराबर TS, हमें क्या दिया गया है कि T से 2 बिंदु हैं R और S सर्किल पे, यहाँ पे मान लो R है, यहाँ पे मान लो S है। TR बराबर आपको दिया गया TS, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, TR बराबर TS, TR बराबर TS यानी कि ये भुजा बराबर इस भुजा के, ऐसे भी कह सकते हैं। अब आपको क्या दिया गया है कि RST कोण की वैल्यू कितनी है, 65 अंश। मिला दीजिए, RST को मिला दीजिए, तो ये आपका ये दिया गया 65 अंश। तो आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया PTS की वैल्यू, PTS की वैल्यू। अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात करें, देखो पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी वृत्त की कोई जीवा, यानी हम जीवा RT की अगर हम बात करें, देखो किसी वृत्त की कोई जीवा यानी एनी कॉर्ड ऑफ अ सर्किल, अगर उसकी स्पर्श रेखा के साथ थीटा कोण अंतरित करती है, यानी इफ एनी कॉर्ड ऑफ ए सर्किल सबटेंड्स थीटा एंगल विथ इट्स टेंजेंट देन इट विल सबटेंड एंगल थीटा एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ दैट सर्किल। कहा गया कि अगर किसी वृत्त की कोई जीवा उसके स्पर्श रेखा के साथ थीटा कोण बनाती है, तो उस जीवा द्वारा वृत्त के किसी मतलब वृत्त के परिधि के किसी बिंदु पे बने कोण हमेशा थीटा होगा। यानी अगर ये थीटा होगा तो ये थीटा होगा, यानी ये कोण जो भी होगा वो इसके बराबर हो जाएगा। तो आप कहेंगे ये 65 है तो ये भी 65 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। ठीक है, ये 65 है तो ये भी 65 हो जाएगा। समझाने का मतलब समझ रहे हो, क्यों समझा रहा हूँ, वही चीज़ है। अब देखो, अगर हम ट्रायंगल RST को ध्यान से देखें, आपको पता है कि ST बराबर
टी आर है, या हम कहें कि आर टी बराबर एस टी है, तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे, यानी ये भी 65 हो जाएगा। अब अगर आपको पता है ये एक जीवा है वृत्त की एस टी, और ये स्पर्श रेखा के साथ जो कोण बनाएगी वही ये वृत्त के किसी बिंदु पे बनाएगी। आप देखिए एस टी वृत्त के परिधि पे कितना कोण बना रही है, 65 अंश, तो ये वृत्त की स्पर्श रेखा के साथ कितना बनाएगी, 65 अंश। अब अगर आपका ये 65 अंश है तो आपसे पूछा कौन सा एंगल गया है, आपसे पूछा गया कौन सा एंगल पूछा गया, पी टी एस, यानी ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, पूरा 180 इतना 65, तो कोण पी टी एस बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 65, यानी कि कितना अंश, 115 अंश। गॉट इट। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया इन ट्राइंगल ए बी सी ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब आप देखो सी को ऊपर ले लीजिए, क्यों, क्योंकि ए सी बी सी दोनों में सी आ रहा है, तो यहाँ पे सी ले लीजिए, यहाँ पे ए लिख लीजिए, यहाँ पे बी, सी ए बी, जिसके नाम पे इतना बवाल हो रहा है। कहा गया ए बी सी इज इक्वल टू 50 डिग्री, ए बी सी जो है वो 50 डिग्री है, यानी ये वाला कोण 50 डिग्री है। और आपको दिया गया ए सी बराबर बी सी, यानी ये भुजा बराबर इसके, तो ये भी 50 अंश हो जाएगा। ठीक है, ये भी 50 अंश हो गया। अब ये 50 हो गया तो ये कितना हो गया, 80 अंश हो गया। कहा गया बी सी इज प्रोड्यूस्ड टू डी सो दैट बी सी बराबर सी डी, यानी बी सी को डी तक बढ़ाया जाता है। बी सी को हमने डी तक यहाँ तक बढ़ा दिया इस प्रकार से कि बी सी बराबर सी डी, यानी बी सी और सी डी की लंबाई बराबर हो गई। अब कहा गया बी ए डी कोण का मान बताना है। अब देखो इस कोण का मान बताना है। आपको पता है ये भुजा बराबर इस भुजा के है। अगर ये भुजा बराबर इस भुजा के तो हम कह सकते हैं क्या हो जाएगा। देखो एक चीज़ बताओ, सबसे पहले गौर से देखो, अगर हम बात करें ये कोण कितना है 50, ये 50, ये कितना है 80 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 100। आपको पता है अगर ये भुजा इसके बराबर है, ये और ये बराबर, तो ये और ये भी बराबर हो जाएंगे, यानी अगर ये इसके बराबर हो गई तो आपको पता है अगर ये 100 है तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएंगे। ये अकेला 100 हो गया तो आपका ये 40 हो जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा। अब आपसे पूछा कौन सा कोण गया, बी ए डी, आप कहेंगे 50 ये है इतना, 40 इतना है, तो पूरा कोण बी ए डी कितना हो जाएगा 50 40 90। ध्यान से देखिएगा, फिर से समझिएगा। देखो आपने क्या किया, हमने क्या किया, बी सी को डी तक बढ़ाया और आपको इस प्रकार से दिया गया कि बी सी बराबर सी डी। आपको पता है बी सी बराबर सी डी, और आपको ये पहले से पता है कि ये इसके बराबर, तो हम कह सकते हैं ये इसके बराबर हो जाएगा। आपको ये पता है कि ये 50 है, ये 50 है, तो ये 80 हो जाएगा, ये 80 हो गया। अब आपको पता है ये त्रिभुज ए सी डी को देखिए, अगर कौन सी ए सी और सी डी आपको बराबर मिल रहे हैं तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे, यानी ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब एक चीज़ बताओ, अगर ये कोण दोनों थीटा हो गए और इसका बाह्य कोण 80 अंश है, बाह्य कोण क्या होता है, सुदूर स्थित दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, यानी थीटा प्लस थीटा बराबर 80 अंश, तो थीटा बराबर 40। अब इतना 40 हो गया, इतना 50 हो गया, तो पूरा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। बात बराबर। कहा गया है कि इन ये सर्किल ये डायमीटर ए बी एंड ये कॉर्ड पी क्यू विच इज नॉट अ डायमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर एक्स परपेंडिकुलरली, यानी कि किसी वृत्त में जो जिसका व्यास ए बी है और एक जीवा पी क्यू है जो व्यास नहीं है, यानी व्यास के बराबर नहीं है, यानी व्यास से छोटी है, वो दोनों एक्स पे लंबवत काटते हैं। क्योंकि इफ़ ए एक्स अनुपात बी एक्स इज इक्वल टू 3:2 एंड द रेडियस ऑफ द सर्किल इज 5 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज ए एक्स, यानी जिस बिंदु पे ए बी कटता है, व्यास कटता है, उसका ए एक्स और बी एक्स से अनुपात जो दिया गया है, ए एक्स और बी एक्स का अनुपात वो 3:2 है। आपको निकालना है रेडियस सर्किल की, और आप नहीं, रेडियस दी गई सर्किल की 5 सेंटीमीटर, आपको निकालना है कॉर्ड की लेंथ। देखो आप सबसे पहले एक सर्किल ड्रा करो, ठीक है, सर्किल ड्रा हो गया। आप इसका डायमीटर ले लो, डायमीटर भी हो गया। एक कॉर्ड ले लो, ये कॉर्ड हो गई। हमने इधर क्यों लिया, क्योंकि अगर हम इसको ए बी मानते हैं तो आपको पता है कि जिस भी बिंदु पे कटेगा ए एक्स ज़्यादा होगा, बी एक्स छोटा होगा, तो हमने बी एक्स के साइड में कम हिस्सा लिया। आपको पता है ये 3 हिस्सा है, ये 2 हिस्सा है, ठीक है। हम अगर इसका सेंटर ओ माने, इसका सेंटर ओ हो, तो आपको पता है ये 5 है, तो ये भी 5 हो जाएगा, यानी पूरा ओ भी 5 है और ओ ए भी 5 है, क्योंकि त्रिज्या 5 दी गई है, ठीक है। यानी कि व्यास हो गया 10। और अगर हम अनुपात में माने तो ए एक्स आपको दिया गया था 3a, और एक मिनट, ए एक्स बराबर अगर 3a एज्यूम करें, बी एक्स बराबर 2a, तो दोनों जोड़े 5a बराबर 10, यानी a बराबर 2, तो इतने की लंबाई कितनी हो गई 6, यानी इतना है हमारा 6 और इतना है 4। समझ आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, ओ से इसको मिला दो, यहाँ पे P नामकरण कर दो, ये क्यों हो जाएगा। ये अगर परपेंडिकुलर काट रहे हैं, आपको पता है OP क्या है, त्रिज्या है, तो ये 5 हो जाएगी। और आपको पता है पूरा
ओ बी कितना है 5 और इतनी दूरी 4 है तो इतनी दूरी 1 हो जाएगी। समझ आ गया। अब समकोण त्रिभुज में आओ और पी एक्स की लंबाई निकालो। तो अगर हम पी एक्स की लंबाई के लिए जाएंगे तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर यानी 25 माइनस आधार का स्क्वायर यानी 1, तो 25 माइनस 1 24, 24 हो गया अंडर रूट में। इसको हम लिख सकते हैं 2√6, 2√6 लिख सकते हैं। लेकिन क्या पी एक्स जीवा पी क्यू की लंबाई है? नहीं, जीवा पी क्यू की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ पी एक्स, यानी कि जीवा पी क्यू की लंबाई हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ पी एक्स यानी 2 गुणे 2√6 यानी 4√6। तो आपका आंसर हो गया 4√6 सेंटीमीटर। कहा गया ए बी सी इज अ ट्राइंगल, पी क्यू इज लाइन सेगमेंट इंटरसेक्टिंग ए बी इन पी एंड ए सी इन क्यू एंड पी क्यू पैरेलल टू बी सी। द रेशियो ऑफ ए पी बी पी 3:5 एंड लेंथ ऑफ पी क्यू इज 18 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ बी सी। ध्यान दीजिएगा, ए बी सी एक ट्राइंगल है, पी क्यू एक लाइन सेगमेंट है जो ए बी को पी पे और ए सी को क्यू पे काटता है। पी क्यू बी सी के पैरेलल है, आपको दिया गया है। ठीक है, आपसे कहा गया ए पी और बी पी का अनुपात कुछ दिया गया है, ए पी और बी पी का अनुपात दिया गया है 3:5। आपको पी क्यू की लंबाई दी गई है 18, तो आपसे लंबाई पूछी गई है बी सी की। ध्यान से देखिएगा, अगर पी क्यू पैरेलल दे दिया गया बी सी के तो आपको पता है कि ट्राइंगल ए पी क्यू ट्राइंगल ए बी सी के सिमिलर हो जाएगा। अगर ये सिमिलर हो जाएंगे तो हमें पता चल गया कि ए पी यानी इनकी संगत भुजाओं का अनुपात ए पी बटे ए बी बराबर इनके आधारों का अनुपात पी क्यू बटे बी सी। अगर हम ए पी को 3 माने तो आपको पता है बी पी 5 हो जाएगा और ए बी पूरा कितना हो जाएगा 3 + 5, यानी ए पी कितना है 3 बटे ए बी कितना है 3 + 5 8 बराबर पी क्यू 18 बटे बी सी। 3 × 6 18, 6 × 8 48 बराबर क्या हो गया बी सी, यानी बी सी की लंबाई कितनी आ गई 48। हमें निकालना क्या था, इसी की लंबाई। ठीक है, कहा गया कि इफ द पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर 8 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, एम एंड एन आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम, देन द लेंथ ऑफ एम एन इज। आपसे कहा गया एक ट्रेपेजियम है जिसके समांतर भुजाओं का जो लंबाई दी गई है वो 8 और 4 दी गई है। ठीक है, और आपसे कहा गया एम और एन इनके डायगोनल्स के मिड पॉइंट हैं, यानी ये डायगोनल्स हैं तो एम और एन इनके मिड पॉइंट हैं। इस प्रकार से ये एम है तो ये एन है। आपसे एम एन की लंबाई पूछेगी। अब आप ये एक चीज़ याद रखिएगा कि एम और एन अगर मिड पॉइंट है यानी ये बराबर इसके है और ये बराबर इसके है, तो आपको पता होना चाहिए कि एम एन की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, हाफ टाइम्स ऑफ डिफरेंस ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी 8 - 4, यानी कि 8 - 4 के बराबर हो जाएगा। 8 - 4 हाफ इंटू 8 - 4 4 हो गया, 4 का आधा 2, तो आपकी एम एन की लंबाई हो गई 2 सेंटीमीटर। समझ आ गया। तो आपको पता है कि अगर ए बी सी डी आपको एम एन की लंबाई निकालनी होती तो आप क्या करेंगे, बड़ी वाली भुजा में से छोटी वाली भुजा घटाएंगे, 8 - 4 4 और 4 का आधा कर देंगे 2। ये किस केस में, जब एम और एन क्या हो, मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल। गॉट इट। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा कि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैविंग ए बी बराबर ए सी। ड्रा कर लो, ए बी बराबर ए सी हम ड्रा कर ले रहे हैं, ए बी सी। ए बी बराबर ए सी यानी ये भुजा बराबर इसके, क्योंकि ए बराबर 40 अंश, अगर ए 40 हो गया ये 40 है तो आपका ये कितना हो जाएगा, दोनों मिलके कितना होना चाहिए 140, यानी ये 70 हो जाएगा, ये 70 क्यों, क्योंकि समान कोणों के सामने की भुजाएं समान होती हैं। देखिए बाइसेक्टर्स पी ओ एंड ओ क्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ए बी डी कहाँ पे है, इस तरह से ए बी डी मान लो ये है, और ए सी ई इस तरह से ए सी ई। कहा गया इसके जो एक्सटीरियर बाइसेक्टर हैं वो प्रोड्यूस करने पे, बी सी को प्रोड्यूस करने पे, मतलब दोनों साइड में बी सी को प्रोड्यूस किया तो बी डी मिला और सी मिला, ये कहा गया ओ पे मिलता है। एक्सटीरियर बाइसेक्टर की बात हो रही है, यानी ये इसका बाइसेक्टर थोड़ा ऐसे खींचो कि ये मिल जाए, मिलते हुए दिखाई पड़े आपको, और इसका बाइसेक्टर यहाँ पे ये मान लो, ये किस बिंदु पे मिलते हैं, ओ पे मिलते हैं। तो आपसे कहा गया बी ओ सी का मान बताना। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे मैं कहूँ कि बी ओ सी का मान क्या होगा तो डायरेक्ट भी बता सकते हैं, अदरवाइज ऐसे देखो, आपको पता है ये पूरा कोण कितना है, अरे देखो ये पूरा, अगर ये 70 है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 110। अगर ये पूरा 110 है, पूरा 110 है तो आपको पता है ये भी 55 हो जाएगा, ये भी 55 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाइसेक्टर है। अब देखो ये 55 हो गया, ये 70 है, ये पूरा कोण 180 हो गया, यानी ये कितना हो जाएगा 55 + 70, 55 + 70 125, और ये अगर 55 हो जाएगा तो आपका 180 हो जाएगा। ऐसे ये भी 55 हो जाएगा। अब 55 + 55 110,
तो ये कितना हो गया 110, तो ये हो गया 70। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि 70 हो गया, अगर ऐसे कहूँ तो आप कहेंगे एकदम समझ में आ गया। लेकिन मैं अगर यही डायरेक्ट फार्मूला बताता, इसी फार्मूले को देखो, अगर मैं फार्मूला बताना चाहूँ कि एंगल POC बराबर होता है 90 माइनस एंगल A/2, तो आप कहेंगे कैसे? मैं कहूँगा ऐसे भाई साहब कि अगर कोई ट्रायंगल ABC है, उसके एक्सटीरियर बाइसेक्टर्स O पे मिलते हैं। एक्सटीरियर बाइसेक्टर ये वाले, एक्सटीरियर मतलब ये वाले और ये वाले। तो अगर एक्सटीरियर बाइसेक्टर O पे मिलते हैं तो जो O का कोण का मान होगा वो 90 माइनस अपोजिट एंगल के आधे के बराबर होगा। 90 माइनस अपोजिट एंगल का आधा यानी 90 माइनस A का आधा यानी 90 माइनस 40 का आधा, तो 20, तो 90 माइनस 20 70। आपको आंसर आ गया। लेकिन आता कैसे है ये फार्मूला, वो भी बता दे रहा हूँ आपको। देखो ऐसे, देखो छोटा सा फिगर बना रहे हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। और इसके बाइसेक्टर्स को मिला दो पहले, नहीं तो मेरा बाद में बाइसेक्टर मिलता नहीं। मिल गया भाई साहब। देखो ये आपको हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, इसको मानो D, इसको मानो E, और ये O पे मिलते नज़र आ रहे हैं, ये बाइसेक्टर है। ठीक है, आपको पता है ये कोण B है, ये कोण B है। आपको अगर पता है ये कोण B है, ये कितना हो जाएगा पूरा 180 माइनस B। हम कह सकते हैं 180 माइनस B, ये 180 माइनस अगर B है तो इसका आधा यानी ये 90 माइनस B/2 है। तो इतना कितना हो जाएगा 90 प्लस 3 सॉरी 90 कितना हो जाएगा 90 माइनस B/2 ये बचेगा, 90 माइनस B/2 ये बचेगा, क्योंकि पूरा 180 अंश होना चाहिए। ऐसे ये वाला कितना बचेगा 90 माइनस C/2, 90 माइनस C/2। समझ आ रहा है? 90 माइनस B/2 ये हो जाएगा, 90 माइनस C/2 ये हो जाएगा। अब अगर हम ट्रायंगल BOC में बात करें तो तीनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। तो BOC कितना हो जाएगा 180 माइनस दोनों एंगल्स का सम करके जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस B/2 माइनस C/2। ये तो हो गया। देखो 180 माइनस B/2 प्लस C/2 का माइनस, एक मिनट, ऐसे माइनस B/2 माइनस C/2 सम कर रहे हैं, इन दोनों कोणों का सम कर दो बस, और 180 में से घटा तो तीसरा कोण आ जाएगा, यानी एंगल BOC आ गया। 180 से 180 कट गया, यानी ये हो गया B/2 प्लस C/2। ये किसकी वैल्यू आ रही? एंगल BOC। और एंगल BOC है क्या? व्हाट इज एंगल BOC? इट इज एक्सटीरियर बाइसेक्टर, मतलब इट इज द पॉइंट ऑफ मीटिंग या मीटिंग पॉइंट ऑफ एक्सटीरियर बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल ABC। यानी कि जो BOC है वो क्या है? एक्सटीरियर बाइसेक्टर्स का मीटिंग पॉइंट है। अब आपको पता है कि B/2 प्लस C/2 को हम क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं B प्लस C/2। और आपको पता है B प्लस C को क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस A, 180 माइनस A, क्योंकि A प्लस B प्लस C बराबर 180 अंश, तो 180 माइनस A/2, यानी हम कह सकते हैं 180/2 90 माइनस A/2। तो आपका आ जाता है 90 माइनस A/2। तो यही फार्मूला हम डायरेक्ट यूज करें, चाहे बेसिक से करें और चाहे फार्मूले को डेराइव करके करें, तो बात समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है, तो डेरिवेशन भी आपने देख लिया। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज गिवन? कहा गया कि एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल, यानी एक सर्किल के अंदर ये बना हुआ है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। हम बना देते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, इंस्क्राइब कर दो एक सर्किल के अंदर। तो आपसे कहा गया देन द रेडियस, आपको क्या दिया गया? साइड की लेंथ दी गई इक्विलेटरल ट्राइंगल के, तो आपसे पूछा गया कि इसकी रेडियस क्या होगी। अब एक चीज़ बताएं, देखिए अगर मैं बात करूँ इस वाले सर्किल के लिए, तो ये सर्किल क्या है? ये सर्किल तीनों वर्टिसेस से जाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल के। तो अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से जाएगा तो ये इसका क्या हो जाएगा? सर्कम सर्किल। और सर्कम सर्किल अगर है, ये जो सर्किल है वो ट्राइंगल का सर्कम सर्किल है, तो आपको पता चल जाएगा इसकी सर्कम रेडियस क्या हो जाएगी? सर्कम रेडियस क्या हो जाएगी? आप कहेंगे जो सर्कम रेडियस होगी वही इस ट्राइंगल की रेडियस हो जाएगी, ओ सॉरी इस सर्किल की रेडियस हो जाएगी, क्योंकि ये सर्कम, अरे देखो ये परिवृत्त है। देखो फिर से समझो, अगर कोई भी वृत्त किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होके जाता है तो वो उसका परिवृत्त होगा। ठीक है, अब परिवृत्त हो गया तो आपको पता है इसकी जो त्रिज्या होगी वो परित्रिज्या होगी। और अगर कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसकी परित्रिज्या कितनी होती है? अगर साइड ए हो तो आप कहते हैं साइड ए हो तो परित्रिज्या बराबर होती है A/√3। आपको पता है क्या है? आपको पता है साइड पता है 6/√3 कर दो तो आपका 2√3 क्या आ जाएगा? रेडियस। 2√3 क्या आ जाएगा? रेडियस। किसका? सर्किल का। कौन से सर्किल का? जो इसके चारों तरफ बना हुआ है। तो आपका आंसर आ गया 2√3। अगले अच्छा इसकी अगर इन रेडियस की बात करें, यानी इस वाले ट्राइंगल इस वाले सर्किल की रेडियस की, तो आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए इन रेडियस बराबर होती है साइड अपॉन 2√3। और इसका अनुपात क्या होता है? अगर कैपिटल R अनुपात स्मॉल r, यानी
सरकम रेडियस और इन रेडियस का अगर अनुपात पूछे तो ये होता है 2:1। गॉट इट। कहा गया इन ये सर्किल विथ सेंटर ओ ए बी इज अ डायमीटर एंड सी डी इज अ कॉर्ड विच इज इक्वल टू द रेडियस ओ सी। कहा गया एक सर्किल मतलब एक सर्किल है जिसका केंद्र ओ है। सबसे पहले ड्रा करते चलो साथ में जिससे ज़्यादा समय ना लगे। एक सर्किल है जिसका केंद्र ओ है, हमने कह दिया केंद्र ओ है, ए बी डायमीटर है एंड सी डी इज अ कॉर्ड। ए बी डायमीटर है, ए बी को हम ऐसे ड्रा कर दे रहे हैं, और सी डी इसकी एक जीवा है विच इज इक्वल टू द रेडियस ओ सी। ठीक है, जीवा का क्या नाम है सी डी, और जो रेडियस के बराबर है, कौन सी रेडियस ओ सी के बराबर। कहा ए सी एंड बी डी आर एक्सटेंडेड इन सच अ वे, ए सी एंड बी डी आर एक्सटेंडेड इन सच अ वे दैट दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी। ए सी और बी डी को इस प्रकार से बढ़ाया जाता है कि ये बिंदु किस पे मिलते हैं, पी पे मिलते हैं। यानी ये ए सी है, ये बी डी है, ये पी पे मिलते नजर आ रहे हैं आपको। ठीक है, और सी डी क्या थी, सी डी हमारी जीवा थी, सी डी ये जीवा थी। आपको दिया गया कि सी डी जो है, सी डी की लंबाई जो है वो ओ सी लेंथ के बराबर है। ओ सी को मिला दो, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ। समझ रहे हो, समझ रहे हो हमने ओ सी को क्यों मिलाया, क्योंकि आपको दिया गया था ओ सी की लंबाई सी डी जीवा की लंबाई के बराबर है। ठीक है, आपका क्या एक्सटीरियर टू द सर्किल, बाहर मिलते हैं पी के मतलब सर्किल के। तो कहा गया द मेजर ऑफ ए पी बी, ए पी बी का मान क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, ए पी बी का मान आपसे पूछा गया। एक चीज़ बताओ, अगर ये भुजा बराबर इसके है, आपको पता है ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, तीनों भुजाएं बराबर हो गई ट्रायंगल ए सी डी की। अगर ट्रायंगल ए सी डी की तीनों भुजाएं बराबर हो गई तो आपको पता है कि ये 60 तो ये 60 तो ये भी 60। समझ आ गया। आप देखो, अगर हम बात करें ये एंगल 60 अंश है, कौन सा वाला, ये वाला एंगल 60 अंश है, ये वाला 60 अंश है। ठीक है, अगर हम बात करें इस वाले ट्रायंगल की, आपको पता है ये कोण बराबर, ये भुजा बराबर इस भुजा की हो जाएगी, ये भुजा बराबर इस भुजा की हो जाएगी, क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं। अगर ये थीटा है तो ये भी, एक मिनट ऐसे करो, ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये वाला थीटा है तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा, और ऐसे अगर ये फाई है तो ये वाला भी फाई हो जाएगा। यानी ये 180 माइनस 2 फाई हो जाएगा, और ये 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, कुछ समझाना चाह रहा हूँ, समझिएगा, उसके बाद मैं शॉर्ट ट्रिक अभी बता दूंगा। अब देखो ये आपका हो गया 180 माइनस 2 थीटा, ये हो गया 180 माइनस 2 फाई, और ये कितना है 60 अंश। तो आप यहाँ से कह सकते हैं 180 माइनस 2 थीटा और प्लस 180 माइनस 2 फाई और प्लस 60 अंश बराबर 180। कह सकते हैं 180 से 180 कट गया, यानी हम कह सकते हैं 2 थीटा प्लस 2 फाई बराबर कितना हो गया मेरे भाई, 180 प्लस 60 240। यानी हम कह सकते हैं थीटा प्लस फाई बराबर 120। अब अगर थीटा प्लस फाई 120 है, आपसे पूछा क्या गया, आपसे कौन सा कोण पूछा गया, ए पी बी। आपको पता है ये थीटा है, ये फाई है, इन दोनों का योग 120 अंश, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, तीनों का योग 180 अंश। अगर दो का इसका और इसका योग 120 अंश, तो ये कितना हो जाएगा 60 अंश। समझ आ गया, तो आपका आंसर हो गया सी वाला। तो आपको क्या समझना था बेसिकली, हम आते हैं उस पॉइंट पे, इतना क्यों मैंने घसीटा, तो ध्यान से देखिएगा, घसीटा क्यों, ऐसे देखो, थोड़ा सा मिटाते हैं इसको, थीटा फाई को हटा देते हैं। आपको ऐसे समझ जाना चाहिए कि देखो, अगर ये 60 अंश का कोण बन रहा है, ये वाला 60 अंश का कोण, ये बराबर इसके बराबर इसके हो गया, तो आपको पता है कि ये मिड पॉइंट है इसका ए ओ का, ये ए ओ का मिड पॉइंट है। बस अब आपको पता चल गया ये मिड पॉइंट है, ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, तो ये भी 60-60 बनाएंगे। जब सब ये 60 बना रहा है, ये 60 बना रहा है, ये 60 बना रहा है, ये 60-60-60 120, तो ये भी 60, ऐसे ये भी 60, वगैरह ये दोनों 60-60, तो ये भी 60। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। देखो क्या दिया गया है कि 2 कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्किल विद सेंटर ओ, यहाँ पे सेंटर ओ कर लीजिएगा, ऑफ ना होके, ये सेंटर ओ है, इंटरसेक्ट एट पी इफ एंगल ए पी सी बराबर दिया गया है 40 अंश, तो आपको एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी का सम निकालना। क्योंकि दो जीवाएं ए बी और सी डी एक वृत्त की ओ पे काट रही हैं, पी पे काट रही हैं, जिसका सेंटर ओ है, एक वृत्त है जिसका सेंटर ओ है। तो ऐसे देखो, ये आपका कोई वृत्त है जिसकी दो जीवाएं ए बी और सी डी हैं, ये पी पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इतना सा आपको दिया गया है। ठीक है, पी है ये, इसका सेंटर ओ है। अब आप मिला दो सबको, जितना कुछ दिख रहा है सबको मिला दो, यहाँ से इसको मिला दो, यहाँ से इसको मिला दो, बी से सी को मिला दो, इसको इससे मिला दो, ओ को डी से मिला दो, ओ को पी से मिला दो, इतना कुछ मिलाना है आपको। ठीक है, अब आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है कि
ए पी सी बराबर 40 अंश, ए पी सी बराबर 40 अंश बस। अब एक चीज़ बताओ, आपको निकालना क्या है, ए ओ सी प्लस बी ओ डी। आपको पता है कि बी ओ डी की अगर हम बात करें, बी ओ डी को मिलाओ, ऐसे करो, बी ओ डी को मिला दो और ए ओ सी को मिला दो। देखो अगर हम बात करें एंगल बी ओ डी की, तो जीवा बी डी द्वारा केंद्र पे बना कोण है, बी ओ डी जीवा बी डी द्वारा केंद्र पे बना कोण है, तो ये परिधि पे बने कोण का यानी बी सी डी का दुगुना होगा। यानी ये इस वाले कोण का, इस वाले कोण का जो बन रहा है इसका दुगुना होगा, यानी ये बराबर 2 कोण बी सी डी, ये हो जाएगा। सिमिलरली आपको पता है ए ओ सी की बात करें, अगर एंगल ए ओ सी की बात करें तो ये किसका दुगुना हो जाएगा। आपको पता है जीवा ए सी द्वारा ये वृत्त के केंद्र पे बना कोण है, तो ये वृत्त के परिधि पे बने कोण यानी ए बी सी के, मतलब ए बी सी का दुगुना हो जाएगा, क्योंकि ए बी सी वृत्त के परिधि पे बना कोण है, यानी 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए बी सी हो गया। अब आप क्या काम करो, आपसे निकालने को कहा गया ए ओ सी प्लस बी ओ डी, तो आप दोनों को जोड़ोगे यानी एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी, ये बराबर हो जाएगा, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा, बी सी डी प्लस ए बी सी आ गया, बी सी डी प्लस ए बी सी। और आप गौर से देखो, जहाँ भी चित्र बना है वहाँ पे गौर से देखो, अगर हम ट्रायंगल बी पी सी को देख रहे हैं, बी पी सी को देख रहे हैं, तो ये आपका पी जो है वो बाह्य कोण है, ठीक है। और पी बी सी हम कहें या ए बी सी कहें, हम ए बी सी को पी बी सी भी तो कह सकते हैं, सेम कोण हो जाएगा, यानी एंगल पी बी सी भी कह सकते हैं, यानी ए बी सी की जगह पे एंगल पी बी सी लिख लो। और आपको पता है जो डी सी बी है, या हम बी सी डी जिसको कह रहे हैं, बी सी डी को हम क्या लिख सकते हैं, पी सी बी लिख सकते हैं। अरे देखो बी सी डी को, ये जो बी सी डी है इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी सी बी लिख सकते हैं, लिख दो पी सी बी, यानी इसको हम लिख देते हैं पी सी बी। अब देखो ट्रायंगल पी सी बी में देखो, ट्रायंगल पी सी बी में देखो, पी इसका बाह्य कोण है, पी इसका बाह्य कोण है। ट्रायंगल पी सी बी को देखो, कोण पी बाह्य कोण है, यानी कि कोण ए पी सी जो है वो बाह्य कोण है, तो ये ए पी सी बराबर हो जाएगा सुदूर स्थित दोनों अंतःकोणों के योग के, यानी पी बी सी के और प्लस पी सी बी के, क्योंकि ये बाह्य कोण है। और आपको पता है कि ए ओ सी प्लस बी ओ डी बराबर 2 टाइम्स ऑफ पी सी बी प्लस ए बी सी है। और आपको ए पी सी कितना दिया गया, ए पी सी दिया गया 40, यानी इसकी वैल्यू आ गई 40, इसकी वैल्यू आ गई 40। और आपको पता है ए ओ सी प्लस बी ओ डी कितना है, 2 टाइम्स ऑफ इसी का, 2 टाइम्स ऑफ इतने का, और इतने की वैल्यू कितनी है 40, तो ये हो जाएगा 2 × 40 यानी कि 80। समझ में आया। देखो फिर से समझो, आपको ए ओ सी प्लस बी ओ डी निकालना था, हमने कहा ए ओ सी जो है वो ए बी सी का दुगुना होगा, ए बी सी का दुगुना कहें, ए बी सी या ये इस वाले कोण का दुगुना कहें, या हम कहें पी बी सी, ए बी सी को पी बी सी भी कह सकते हैं, यानी इसकी जगह पे पी बी सी लिख लीजिए। और जो ए ओ सी है, ए ओ सी जीवा ए सी द्वारा केंद्र पे बना कोण है, तो ये परिधि पे बने कोण है, यानी ए कहाँ चला गया, ए बी सी का दुगुना होगा, ए बी सी का दुगुना। और ए बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी को हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, ए बी सी को हम पी बी सी लिख सकते हैं। यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ। और ऐसे अगर हम बी ओ डी की बात करें, तो बी ओ डी जीवा बी डी द्वारा केंद्र पे बना कोण है, तो ये परिधि पे बने कोण का दुगुना होगा, यानी बी सी डी का दुगुना होगा। बी सी डी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी पी लिख सकते हैं। अब आपको निकालना क्या है, ए ओ सी प्लस बी ओ डी, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ कोण पी बी सी प्लस 2 टाइम्स ऑफ कोण पी सी बी। और आपको पता है ट्रायंगल पी सी बी में आ जाओ, पी बाह्य कोण है, तो ये सुदूर स्थित दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर हो जाएगा, यानी एंगल ए पी सी बराबर हो जाएगा पी बी सी प्लस सी पी बी, यानी इसके दोनों कोणों का योग बराबर आ गया, यानी ये कोण प्लस ये कोण बराबर 40 अंश हो गया, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 140 अंश। तो आपको यही निकालना था। अगर ये आपको पता है कि अगर ये, अरे देखो ये वाला कोण कितना है, इसका कोण प्लस इसका कोण बराबर 40 अंश है। अब आपको पता चल गया कि जो हमें निकालना था वो इन दोनों कोणों के योग का दुगुना था, तो यानी कि पी सी बी प्लस ए बी सी अगर 40 है तो इसका दुगुना कितना हो जाएगा 80 अंश। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया इन ये ट्रेपेजियम ए बी सी डी ए बी एंड डी सी आर पैरेलल साइड, ए बी एंड डी सी आर पैरेलल साइड्स और ए डी सी इस प्रकार है कि 90 अंश के बराबर है। हम ड्रा कर ले रहे हैं, ये कुछ इस प्रकार से हमारा ट्रेपेजियम है, ये ए मान लो, ये डी मान लो, ये सी मान लो, और आपको दिया गया है ए बी और डी सी पैरेलल साइड है। कहा गया इफ़ ए बी बराबर 15, ए बी बराबर 15, सी डी बराबर 40, सी डी बराबर 40, ए सी डायगोनल जो है वो 41 है, ए सी डायगोनल 41 है, तो आपको एरिया बताना है ट्रेपेजियम का। अब आपको पता है पैरेलल साइड्स का
लेंथ तो पता है, लेकिन इसकी हाइट कैसे पता चलेगी? आपको पता है ये 90 डिग्री है, यानी AD की जो लंबाई होगी वही हाइट हो जाएगी। अब आपको पता है ये 41 है, ये 40 है, तो ये कितना हो जाएगा 9, यानी हाइट आ गई 9। पैरेलल साइड्स पता है, तो आपका एरिया कितना हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, 15 और 40 55 इंटू हाइट 9, 55 गुणे 9, 9 पचे 45, 9 पचे 45, 4 49 बटे 2 काटोगे तो 247.5 आपका आंसर आ जाएगा। गॉट इट। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। ऐसा प्रश्न अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। कहा गया एरिया ऑफ रोम्बस हैविंग वन साइड 10, तो A बराबर 10 दिया गया और डायगोनल 1 दिया गया 12। आपको पता है 4 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर 100 बराबर D1 स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, यानी कि 400 माइनस 144, 400 माइनस 144 कितना हो जाएगा 276 बराबर D2 का स्क्वायर 256। ठीक है, यानी D2 स्क्वायर बराबर 256 हो गया, यानी D2 बराबर कितना हो गया 16। अब D2 आपको पता है D1, तो एरिया कितना हो जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ D1 12 इंटू D2 16, 2 छक 12, 16 छक्के 96। यही प्रश्न शायद था, हमने किया है। कहा गया द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल is 8 centimeter. The area of the region raying between the circumcircle and the in center of the triangle is। आपसे कहा गया कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये वाला, ठीक है, जिसकी साइड दी गई है। आपसे कहा गया अगर इसका सर्किल ड्रा करा जाए, यानी कि पहले तो इसको सुंदर सा बनाओ तभी अच्छा लगेगा देखने में। इस तरह से मिला दो इसको, बस इतना ही करना था। ठीक है, मिला दो, मिल जाओ भाई साहब। हाँ मिल गया। चलो अब इसका सर्किल ड्रा कर दो, ये हो गया। इन सर्किल ड्रा कर दो, ये हो गया। और इनके बीच का एरिया कौन सा हो जाएगा, ये वाला। यही आपसे पूछा गया। अब अगर मैं बात करूं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड A है, A बराबर 8 दिया गया, तो इसकी सर्कम रेडियस कितनी हो जाएगी A/√3, और इसकी इन रेडियस कितनी हो जाएगी A/2√3। ठीक है, यानी इसकी सर्कम रेडियस तो हो जाएगी 8/√3, इसकी इन रेडियस हो जाएगी 4/√3। अब आपको एरिया निकालना है कलर्ड शेडेड रीजन, तो शेडेड रीजन निकालने के लिए बड़े वाले सर्किल का एरिया माइनस स्मॉलर सर्किल का एरिया, यानी पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू 64/3 माइनस पाई इंटू स्मॉलर सर्किल का यानी 16/3, तो हो जाएगा 64/3 माइनस 16/3 यानी 48/3, यानी कि 16 पाई आपका आंसर आ गया। 16 पाई आपका आंसर आ गया। 16 पाई यानी कि 16 गुणे 22/7, यानी कि 16 दूना 32, 16 दूना 32 3 35/7, 352/7 को हम क्या लिख सकते हैं 50 सही 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर कौन सा हो गया बी ऑप्शन। कहा गया कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑफ विच AB इज द डायमीटर। AB डायमीटर है, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम ड्रा कर दे रहे हैं। ये है AB और CD भी कहीं ड्रा कर लो, या मान ले रहे हैं ये CD है। अब आपसे कहा गया कि डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट E। AC और BD E पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब आपसे कहा गया DBC आपको दिया गया, DBC बराबर दिया गया 35 अंश, DBC बराबर 35 अंश, यानी ये कोण 35 अंश है, तो ये भी 35 हो जाएगा कि क्योंकि जीवा DC द्वारा वृत्त के परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं पे बनाए गए कोण है, यानी ये 35 है, तो ये भी 35 हो जाएगा। अब आपको बताया गया है, एक चीज़ और बताई गई है क्या कि AED मेजर्स, AED की वैल्यू कितनी होगी। अब आप सीधे देखो मेरे भाई कि अगर ये वाला कोण 35 है, ऐसे ये वाला कोण 35 था, और एक चीज़ और बताओ ये वाला कोण कितना है 90 अंश। क्यों 90 अंश है, क्योंकि आपको पता है कि अर्धवृत्त AB अगर डायमीटर तो ये अर्धवृत्त हो जाएगा, अर्धवृत्त में बड़ा कोण समकोण होता है, तो ये 90 हो गया, ये 35, तो एंगल AED कितना हो जाएगा 180 माइनस इन दोनों का सम 35 प्लस 90 125, तो 125 180 में से घटाओगे आंसर 55, तो आपका करेक्ट आंसर सी। कहा गया इन ये ट्राइंगल ABC A इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 80 डिग्री एंड D इज द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC, ACB बराबर 2x डिग्री, BDC बराबर y डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ x एंड y रिस्पेक्टिवली आर। कहा गया ट्राइंगल ABC में, तो सबसे पहले ट्राइंगल ABC ड्रा करो। A बराबर 70 अंश है, A बराबर 70 अंश है, यानी A ये है, B ये है, C ये है। A बराबर कितना दिया गया 70 अंश,
बी बराबर दिया गया 80 अंश, तो सी बराबर कितना हो जाएगा 30 अंश। अब कहा गया डी इज इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, डी इन सेंटर है, इन सेंटर क्या कैसे मिलता है, इनके कोण समद्विभाजकों को मिलाने पे। अब कहा गया ए सी बी बराबर 2x डिग्री, हाँ ए सी बी बराबर 2x डिग्री एंड बी डी सी इज इक्वल टू वाई डिग्री। अब देखो बी डी सी ये दिया गया, ए सी बी की वैल्यू कितनी है, ए सी बी बराबर 2x दिया गया, 2x बराबर आपको पता है 30 है, यानी x बराबर हो गया 15 अंश, x बराबर हो गया 15 अंश। और आपको दिया गया बी डी सी बराबर वाई डिग्री, बी डी सी बराबर वाई, बी डी सी होता क्या है, बी डी सी बराबर होता है, अगर ये इन सेंटर है डी तो बी डी सी बराबर हो जाएगा 90 प्लस अपोजिट एंगल ए बाई 2, यानी हो गया 90 प्लस एंगल ए 70 का आधा 35, 90 35 125, तो आपका बी डी सी आ गया वाई, वाई बराबर क्या आ गया 125 अंश, तो आपका एक्स भी आ गया वाई भी आ गया, आपका आंसर आ गया 15 और 125। गॉट इट। कहा गया कि इन ये राइट एंगल ट्राइंगल डी एफ, ट्राइंगल का नाम दिया गया डी एफ, इफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ई एफ इज 12 सेंटीमीटर, यानी हाइपोटेन्यूज की लंबाई यानी कर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो आपको मीडियन यानी माध्यिका डी एक्स की लंबाई निकाल। पहले लेट मी ड्रा, ये आपका पता है ई एफ हाइपोटेन्यूज है, डी इज राइट एंगल, आपको दिया गया डी एक्स एक मीडियन है, मीडियन किसका ई एफ का, ई एफ बराबर 12 दिया गया, तो आपसे डी एक्स की लंबाई पूछेगी। मैं आपको बता दूं कि अगर एक्स डी एक्स मीडियन है यानी कि ये मिड पॉइंट हो जाएगा, और आपको पता है कि अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज की जो मीडियन होती है, हाइपोटेन्यूज की जो मीडियन होती है किसी राइट एंगल ट्राइंगल में, यानी कि द लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ हाइपोटेन्यूज इन ये राइट एंगल ट्राइंगल इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, यानी कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण की जो माध्यिका होती है वो कर्ण की आधी होती है, यानी जो डी एक्स होगा वो आधा होगा ई एफ का, यानी ई एफ बटे 2 होगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ई एफ दिया गया 12 सेंटीमीटर। कितना इजी प्रश्न था। ठीक है, अगले प्रश्न पे देखिएगा, बड़ा सुंदर प्रश्न है। कहा गया टू इक्वल सर्किल्स, इक्वल सर्किल क्या होते हैं, जिनकी रेडियाई इक्वल होती है। कहा गया टू इक्वल सर्किल्स इंटरसेक्ट सो दैट दियर सेंटर्स, यानी उनके सेंटर, यहाँ पे दियर की स्पेलिंग THEIR कर लीजिएगा, एंड द पॉइंट विच एट विच दे इंटरसेक्ट फॉर्म, यहाँ पे फ्रॉम ना होके फॉर्म होगा, फॉर्म ए स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द पोर्शन दैट इज कॉमन टू द सर्किल इज। कहा गया कि दो सर्किल्स यानी दो वृत्त इक्वल रेडियाई के इंटरसेक्ट करते हैं, इस प्रकार इंटरसेक्ट करते हैं, ये देखो इस प्रकार इंटरसेक्ट करते हैं, इस प्रकार इंटरसेक्ट करते हैं कि इनका जो ए बी, मान लो ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं और इनके सेंटर ओ और ओ डैश हैं, तो ये इस प्रकार इंटरसेक्ट करते हैं कि ये जो ओ डैश यानी इनके केंद्र हैं और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इससे एक स्क्वायर बनता नजर आता है 1 सेंटीमीटर साइड का। अब आपसे कहा गया द एरिया ऑफ द पोर्शन दैट इज कॉमन टू द सर्किल्स इज, आपको बताना है कि जो एरिया होगी किसकी, कॉमन एरिया, वो कितनी होगी, कॉमन एरिया निकालनी है, यानी कि कॉमन एरिया आपको निकाल लेनी है। अब अगर आपको कॉमन एरिया निकालनी है तो आपको सबसे पहले ए बी की लंबाई पता होनी चाहिए। कॉमन एरिया कौन सी हो जाएगी, कॉमन एरिया यानी कि ये वाली एरिया आपको निकालनी है। कॉमन एरिया निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, आप कहेंगे जी सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए ए बी की लंबाई। क्यों, क्योंकि अगर हम सेगमेंट ओ ए बी के, यानी ये जो क्वार्टर सर्किल बनेगा, क्योंकि ये 90 हो गया ये भी 90 हो गया, क्वार्टर सर्किल जो हमारा बन रहा है उसकी एरिया निकाल लेते हैं। क्वार्टर सर्किल की एरिया अगर हम बात करें कि हम चाप ओ ए बी की एरिया निकालेंगे, ओ ए बी की एरिया निकाला हमने और उसमें से हमने किसकी एरिया घटा दी, ट्राइंगल ओ ए बी की एरिया घटा दी, ट्राइंगल ओ ए बी की एरिया घटा देंगे। आप देखिए चाप ए सी बी ओ मतलब ओ ए बी की एरिया, चाप ओ ए बी की एरिया, यानी कि चाप ए बी ये वाला, ओ जिसका सेंटर इसको, यानी देखिए कलर चेंज कर दे रहा हूँ, कलर चेंज करूँगा तब आपको समझ में आएगा। देखो मैं कह रहा हूँ कि ये चाप यानी ये जो सर्किल है, इस सर्किल का सेगमेंट जो है इसकी एरिया में से अगर हम इस सर्किल की एरिया यानी इस ट्रायंगल की एरिया घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये वाला एरिया आ जाएगा, कॉमन एरिया का आधा, और इसका 2 गुना कर देंगे तो हमें मिल जाएगा पूरी एरिया। समझ रहे हो। तो आपको पता है कि अगर
इस स्क्वायर की साइड 1 सेंटीमीटर है तो सर्किल की रेडियस भी 1 सेंटीमीटर हो गई। तो आपको पता है कि अगर ये 90 अंश है यानी कि ये 1/4 सर्किल बनेगा, ओ ए बी जो बनेगा, यानी चाप ए बी द्वारा जो सर्किल बन रहा है वो सेंटर पे, तो आप कहेंगे 1/4 सर्किल हो जाएगा, यानी 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितना है 1 माइनस, आपको पता है ओ ए बी की एरिया कितनी हो जाएगी, आपको पता है ये समकोण त्रिभुज है, इसका आधार और लंब दोनों एक एक है, तो इसकी एरिया कितनी हो जाएगी, हाफ टाइम्स ऑफ 1/1, यही तो हो जाएगी, हाफ टाइम्स ऑफ 1/n। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो π/4 इंटू 2 यानी कि ये π/2 हो गया, और माइनस हाफ इंटू 2 यानी कि 1 हो गया। तो आपका एरिया कितना आ गया, कॉमन एरिया कितना आ गया, π/2 -1। कहा गया पी क्यू आर ए इज अ रेक्टेंगल ए पी इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, पी क्यू इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ट्राइंगल ए बी सी इज अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस लाई ऑन द साइड्स of PQRA such that BQ is equal to 2 cm, QC 16 cm, then the length of the line joining the midpoints of the side AB and BC is equal to। आप सबसे पहले तो एक रेक्टेंगल ड्रा करो। कहा गया PQRA एक रेक्टेंगल है जिसमें AP बराबर 22 सेंटीमीटर दिया गया है और PQ बराबर दिया गया है, मान लो ये आपका AP, ये ऐसे देखो, पहले आप इसका नामकरण करो, PQRA आपका कुछ वो है रेक्टेंगल है, और कहा गया AP बराबर 22 है और PQ बराबर 8 है। लिख दो AP 22 PQ 8, ये 22 है तो ये भी 22 हो जाएगा, ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा क्योंकि रेक्टेंगल है। अब कहा गया कि त्रिभुज ABC एक त्रिभुज इस प्रकार से है कि इसके जो वर्टिसेज हैं वो किस पे लाई करते हैं, PQ और RQ पे लाई करते हैं। क्यों मैंने PQ और RQ पे लिया, मैंने AR पे क्यों नहीं लिया, क्योंकि AR पे ले सकते थे, लेकिन आपको जो दिया गया है कि BQ बराबर 2, BQ बराबर 2 यानी कि B इस पे लाई करता है तभी BQ दिया गया है, और C इस पे लाई करता है तभी QC दिया गया है। अब आप देखिए BQ बराबर कितना दिया गया, 2 सेंटीमीटर, BQ बराबर 2 सेंटीमीटर, QC बराबर 16। अब अगर QC 16 है तो मेरे भाई पूरा 22 है तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आपको पता है ये 90 डिग्री है, ये वाला 8 है, ये 6 है, तो ये लंबाई कितनी हो गई, 10। अब आपसे कहा गया कि मिड पॉइंट कौन कौन से हैं, आप मिड पॉइंट देखो, मिड पॉइंट इसका और इसका कहा गया मिला दिया गया है, तो आपको बताना है कि अगर हम माने मिड पॉइंट यम ये है, ये एन है, तो आपको एम एन की लंबाई अगर बतानी है तो एम एन बराबर कितना हो जाएगा, ए सी का आधा, ए सी का आधा कितना हो जाएगा, 10/2। क्यों, क्योंकि एम और एन दोनों मिड पॉइंट है। एम और एन अगर मिड पॉइंट है तो यानी कि अगर ये 1 है तो ये पूरा 2 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यम बी बटे ए बी बराबर एम एन बटे ए बी। आपको पता है ये 1 है तो ये 2 है, तो यानी 1/2 बराबर एम एन बटे 10। तो यहाँ से एम एन बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो इसी तर्ज पे हमने कहा एम एन आधा हो जाएगा। ठीक है, देखो दिया गया है ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हैविंग सी 90 डिग्री, सी को 90 डिग्री दिया गया है। आपसे कहा गया डी इज एनी पॉइंट ऑन ए बी सच दैट देन यू हैव टू फाइंड ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब देखो आपको दिया गया डी कोई बिंदु है ए बी पे, हम मान लेते हैं डी है इस प्रकार से कि ये इस पे लंबवत है, बस इतनी सी बात जानो। अगर डी इस पे लंबवत है, हम मान लेते हैं ये 2x है, ये 2x है, तो ये कितना हो जाएगा 2√2x। ठीक है, अब अगर सी डी इस पे लंबवत है तो आप कहेंगे जी सी डी की लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, हम कह सकते हैं सी डी की लंबाई अगर हम माने थोड़ी देर के लिए h है, तो आपको पता है कि इस त्रिभुज का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू परपेंडिकुलर है 2x इंटू बेस 2x, आधार अगर इसको माने तो ऊंचाई हमें ये पता है, और ये बराबर हो जाएगा हाफ इंटू, अगर हम कर्ण को आधार माने तो कर्ण की लंबाई है 2√2x इंटू सी डी। तो यहाँ से हमारा 2 हाफ से हाफ कट गया, 2 से 2 कट गया, √2 से ये कट के √2x हो गया, यानी कि आपका हो गया सी डी इज इक्वल टू कितना हो गया, √2x। सी डी इज इक्वल टू हो गया √2x, समझ रहे हो, सी डी इज इक्वल टू कितना हो गया, √2x। अब आपसे निकालने को क्या कहा गया, आपसे निकालने को कहा गया ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अच्छा ये अगर √2x हो गया तो आपको पता है ए डी कितना हो जाएगा, आप कहेंगे ए डी कितना हो जाएगा, आपके कर्ण 2x है और लंब आधार में से किसी को √2x माना गया, यानी कि 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 2, तो √2x ये भी हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये 2x है √2x है तो ये भी √2x हो जाएगा। तो आपका ए डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए डी स्क्वायर आपका हो जाएगा, अब देखो अगर ये √2x है, ये √2x है और सी डी भी √2x है, यानी ए डी बराबर बी डी बराबर सी डी आपका आ गया। तो ए डी स्क्वायर की जगह पे सी डी स्क्वायर प्लस बी डी के स्क्वायर की जगह पे सी डी स्क्वायर यानी कि 2 सी डी स्क्वायर।
और इतना भी करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आप मान लेते डी इसका मिड पॉइंट, डी अगर मिड पॉइंट हो जाता तो ये बराबर इसके हो जाता, और डी अगर मिड पॉइंट हो गया तो ये इसकी मीडियन होगी, और मीडियन की लंबाई कर्ण की आधी होगी, यानी ये बराबर ये, तो आप सीधे वैल्यू रख सकते हैं। ठीक ठीक। कहा गया कि डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन साइड्स ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ए बी सी सच दैट डी इज पैरेलल टू बी सी, यानी कि आपका एक त्रिभुज कोई सा दिया गया है ए बी सी, जिसमें ए बी और ए सी पे दो बिंदु हैं डी और ई, इस प्रकार से हैं कि डी ई जो है वो पैरेलल है। अब डी पैरेलल है यानी कि ये समरूप दिया गया है आपको ए डी और ए बी सी, ठीक है, सिमिलर दिया गया। अब कहा गया बी और सी डी एक दूसरे को एफ पे काटते हैं, बी और सी डी को अगर मिलाएं तो एक दूसरे को एफ पे काटते नजर आएंगे। हाँ, ये इस तरह से ये एफ पे काट रहे हैं। तो आपसे कहा गया कि डी ई एफ की एरिया और सी बी एफ की एरिया का रेशियो निकालना है। ध्यान दीजिएगा, आपको एक चीज़ और दिया गया, ए डी और डी बी का अनुपात 4:5 है। अब आपको पता है कि ए डी और डी बी का अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है ये इसके पैरेलल है, तो ये कोण बराबर हो जाएगा, ये कोण कॉमन ही आ रहा है, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, तो दोनों ट्रायंगल्स छोटा वाला और बड़ा वाला सिमिलर हो जाएंगे। यानी कि हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी के, यानी इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। इट मीन्स वी कैन से कि ए डी अपान ए बी यानी 4/9 बराबर इनका बेस डी ई बटे बी सी, डी बटे बी सी। अब आपको कहा गया है, आप देखो डी ई एफ और बी एफ सी ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर। क्यों हो जाएंगे, देखो ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण तो बराबर, ये इसके पैरेलल है, और दो पैरेलल रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक आंतर कोण बराबर होते हैं, यानी ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर। अब दोनों त्रिभुज को अगर आप ध्यान से देखो डी ई एफ और बी एफ सी को, तो तीनों कोण बराबर यानी कि ये सिमिलर हो गए। तो हम कह सकते हैं इनकी एरिया का अनुपात यानी डी ई एफ की एरिया बटे बी एफ सी की एरिया, ये इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर आधार लें तो डी ई बटे बी सी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो डी बटे बी सी 4/9 है, तो 4/9 का स्क्वायर 16/81 आपका आंसर हो जाएगा। समझ आ गया। कहा गया कि डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम ए बी सी डी विद ए बी पैरेलल सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, इफ ए बी इज इक्वल टू 2 सी डी देन द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ए ओ बी एंड सी ओ डी विल बी क्या होगा। देखो कहा गया डायगोनल्स हैं, ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम से कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे। देखो ये आपका ए मानो, ये मानो बी, ये मानो सी, ये मानो डी, ए बी और सी डी पैरेलल हैं। कहा और डायगोनल्स जो इसके हैं वो एक दूसरे को ओ पे काट रहे हैं, ये डायगोनल 1 हो गया, ये डायगोनल 2 हो गया, ये दोनों एक दूसरे को ओ पे काट रहे हैं। अगर ए बी बराबर 2 सी डी यानी कि अगर ये एक्स है तो ये 2x है। अगर देन द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ए ओ बी एंड सी ओ डी, अभी पिछला प्रश्न जो हमने किया है आपने देखा होगा ये इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो आपको पता चल गया सिमिलर हो गए, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल डी ओ सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल बी ओ ए के। अब अगर ये सिमिलर हो गए तो इनकी एरिया का अनुपात क्या हो जाएगा, इनके बेस के अनुपात के वर्ग के बराबर हो जाएगा। यानी हम कहें ए ओ बी की एरिया, तो ए ओ बी का बेस 2x बटे हम कहें ए ओ सी की एरिया या सी ओ डी की एरिया, अच्छा सी ओ डी की एरिया यानी इसकी एरिया, तो इसका बेस कितना है x, इसका अनुपात लेके वर्क कर देंगे तो इनके एरिया का रेशियो आ गया, यानी A1 बटे A2 एरिया 1 बटे एरिया 2 बराबर हो जाएगा, x कट गया, 2 का स्क्वायर 4:1 आपका आंसर हो गया। समझ आ गया। कहा गया देखो पहला क्वेश्चन है आर्थोसेंटर से, कहा गया इफ O is the arthocentre of triangle ABC and angle BOC is equal to 100 degree then the measure of angle BAC। आर्थोसेंटर क्या होता है, लंब केंद्र होता है, यानी कि लंब का कटान बिंदु होता है। ये आपका O है, ये C है, ये B दिया गया है, ये O दिया गया है, ये C दिया गया है, ये A है। अब अगर O आर्थोसेंटर है तो BOC बराबर होता है, एंगल BOC बराबर होता है 180 माइनस एंगल BAC। तो यहाँ से हमें निकालना है एंगल BAC, तो एंगल BAC बराबर हो जाएगा 180 माइनस BOC यानी 180 माइनस 100, तो आपका कितना हो गया 80 अंश। ठीक है, चलो। कहा गया PQ एंड RS आर कॉमन टेंजेंट्स टू 2 सर्किल्स इंटरसेक्टिंग एट A and B. AB when produced both sides meet the tangents PQ and RS at x and y respectively. If AB is equal to 3, XY is equal to 5, then PQ will be। कहा गया PQ RS टेंजेंट हैं दो
सर्किल की जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ड्रा कर दो। ये देखो, ये आपका पी क्यू है मान लो, ये आर एस है, ठीक है। अब कहा गया ये इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे कर रहे हैं, ए और बी पे कर रहे हैं, ठीक है। आपको दिया गया ए बी व्हेन प्रोड्यूस बोथ साइड्स मीट्स पी क्यू एट, देखो इसको मिला दो ऐसे, तो ये किस बिंदु पे मिलता है, ये दिया गया है आपको, ये आपका बिंदु दिया गया है। पी क्यू को किस बिंदु पे मिलता है, आपको दिया गया पी क्यू को ये एक्स बिंदु पे मिलता है और आर एस को ये वाई बिंदु पे मिल रहा है। कहा ए बी बराबर 3 दिया गया है, ए बी बराबर 3 दिया गया है, एक्स वाई बराबर 5 दिया गया है, एक्स वाई पूरा 5 है, यानी कि एक्स वाई अगर पूरा 5 है तो आपको पता है कि ये कितना हो जाएगा, 1, इधर ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। और कहा गया पी क्यू की लंबाई निकालना है। पी क्यू की लंबाई अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, यही पूछा गया। देखो अगर पी क्यू की लंबाई निकालना है तो आप ऐसे कुछ करो, पी क्यू की लंबाई निकालने के लिए आप क्या काम करो, देखो ये 1 है, एक्स बी की बात करो, एक्स बी की बात करो तो एक्स बी क्या है, 1 है, और एक्स ए क्या है, आप कहोगे ये 3 है, ये 1 है, तो एक्स से 1 कितना हो जाएगा, 4। अब हम ध्यान से अगर देखें तो हमें मिल रहा है एक चीज़ कि एक्स बी ए जो है, एक्स बी ए इज सेकेंड ऑफ अ सर्किल, एक्स बी ए छेदक रेखा है, और एक्स पी इसका क्या है, एक्स पी क्या है इसका, एक्स पी इसका है टेंजेंट, यानी एक्स बी ए तो इसका छेदक रेखा है, लेकिन एक्स पी जो है इसका स्पर्श रेखा है। तो हम कह सकते हैं एक्स बी इंटू एक्स ए बराबर एक्स पी का स्क्वायर, एक्स पी का स्क्वायर, ठीक है। हम अब देखो एक्स बी कितना दिया गया है, एक्स बी आपको दिया गया 1 इंटू एक्स ए 4 बराबर एक्स पी का स्क्वायर, एक्स पी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स पी का स्क्वायर, यानी हमारा यहाँ से हो गया एक्स पी का स्क्वायर बराबर 4, यानी एक्स पी बराबर हो गया 2। अब एक्स पी बराबर अगर 2 है तो आप एक्स क्यू भी 2 हो जाएगा। अब अगर एक्स क्यू 2 है तो आप कहेंगे ये 2 है, ये 2 है, तो आपका पूरा कितना हो जाएगा, पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, एक्स पी प्लस एक्स क्यू यानी कि 4। अब देखो आप कहेंगे सर आपने मिड पॉइंट क्यों मान लिया, देखो इसी वजह से, और आपने कैसे कहा, ऐसे क्वेश्चन आपको दिखे जहाँ पे सर्किल की रेडियस के बारे में कुछ नहीं कहा गया ना वो पूछा गया, तो आप मान लिया करो कि दोनों सर्किल्स की जो रेडियस है वो इक्वल है। अब अगर दोनों सर्किल की रेडियस इक्वल हो गई तो आपका ये जो ये क्या कहते हैं क्वाड आएगी, क्वाड के बाद इधर ऊपर जितना हिस्सा निकलेगा उतना ही नीचे निकलेगा, और पी क्यू पे जब इसको ऐसे मिलाएंगे तो पी क्यू या कोई भी स्पर्श रेखा होगी वो तुरंत बाइसेक्ट होने लग जाएगी। और यहाँ पे मेन प्रॉपर्टी क्या लगी, सेकेंड एंड टेंजेंट वाली, कि एक्स बी इंटू एक्स ए इज इक्वल टू एक्स पी का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 आपका करेक्ट आंसर हो गया। कहा गया ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल, ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ए बराबर 90 अंश है। ड्रा कर दो ए बी सी, ए सी बी बराबर 60 अंश है, तो ये 30 हो गया, ये 60, ये 90। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सरकम रेडियस ऑफ द ट्राइंगल टू द साइड ए बी, सरकम रेडियस का। अच्छा एक चीज़ बताओ, देखो अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो मैंने बताया आपको सरकम रेडियस यानी कैपिटल आर बराबर होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन 2, और आपको इसका किससे रेशियो बताना है, ए बी साइड से, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें कि ये रूट ऐसे देखो, ये √3 है, ये 1 है, तो आप कहोगे कि ये कितना हो जाएगा 2। अब आपका सरकम रेडियस कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाई 2 यानी कि 2/2 यानी कि ये 1 हो जाएगा। और ए बी बराबर कितना है, ए बी है √3, तो आपको अनुपात किससे निकालना है, सरकम रेडियस का और ए बी का, तो कितना हो गया 1:√3। कितना आसानी से कर सकते हो, बस आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए उस समय। कहा गया इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर हुज साइड इज 4 सेंटीमीटर, पी इज अ पॉइंट ऑन साइड ए डी, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ बी पी प्लस सी पी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसा कुछ दिखे कि बी पी और सी पी की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, अगर किसी जोड़ ओड़ की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या काम किया करो, इसको पी को मिड पॉइंट मान लिया करो। तो अगर मिड पॉइंट हो गया तो ये 4 है, ये आपका 2 हो जाएगा, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये भी 4 है। अब आपको पता है ये 4 है, ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्योंकि ये राइट एंगल हो जाएगा, वर्ग है, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, 4 और 16 20, तो ये अंडर रूट 20 ये हो गया, अंडर रूट 20 ये भी हो गया। तो आपको निकालना क्या है, बी पी कितना है, अंडर रूट 20 प्लस सी पी अंडर रूट 20 यानी 2√20, और 2√20 कितना हो जाएगा 2, इससे 2 बाहर आ जाएगा, 2 × 2 √5,
यानी कि आपका हो गया 4√5। बात बराबर। तो आपको क्या करना होता है ऐसे कोई केसेस में, आपको मान लेना होता है P मध्य बिंदु है, P मध्य बिंदु है, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 4√5 इसका आंसर हो गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर है, ऐसे बनाओ ए बी सी, ऐसे बनाओ पी क्यू आर। ये मान लो ए बी सी है, ये मान लो पी क्यू आर है। कहा गया ए बी और पी क्यू का अनुपात 2:3 है। ए डी इज मीडियन टू साइड बी सी, ए डी मीडियन है साइड बी सी का इन ट्राइंगल ए बी सी, एंड पी एस इज मीडियन, पी एस इधर मीडियन है साइड क्यू आर की। तो आपसे कहा गया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी डी बटे क्यू एस का होल स्क्वायर, बी डी बटे क्यू एस का होल स्क्वायर। ध्यान देना, आप सबसे पहले क्या काम करो, सबसे पहले आप अगर मीडियन है तो ये बराबर इसके हो जाएगा, और ऐसे ये बराबर इसके हो जाएगा, और ये दोनों सिमिलर हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हम कह सकते हैं ए बी बटे पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बटे पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे बी सी बटे क्यू आर। कह सकते हैं ए बी बटे पी क्यू यानी 2/3 बराबर हो गया बी सी बटे क्यू आर। अब बी सी बटे क्यू आर है तो 2 से दोनों पक्षों में भाग कर दो, मतलब तो ये हो जाएगा 2 से ऊपर नीचे भाग तो 2/3, 2 से ऊपर नीचे भाग तो बी सी बटे 2 और बटे क्यू आर बटे 2, और फिर स्क्वायर कर दो, इधर स्क्वायर हुआ तो इधर भी स्क्वायर हुआ। अब आपका क्या आ गया, 2/3 का स्क्वायर यानी 4/9 बराबर बी सी का आधा, बी सी का आधा कितना है बी डी बटे क्यू आर का आधा क्यू एस, और इसका क्या है स्क्वायर। तो आपका आंसर आ गया 4/9। समझ आ गया। अगले प्रश्न क्या दिया गया है क्वेश्चन में कि इन द गिवन फिगर बी एंड सी आर द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स, ए डी इज द कॉमन टेंजेंट टू द टू सर्कल्स इफ द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ बोथ द सर्कल्स इज 3:5 एंड ए सी इज इक्वल टू 40, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न में दिया गया कि बी और सी सेंटर हैं और कहा गया ए डी कॉमन टेंजेंट है जो कि आपको दिख रहा होगा। कहा गया इफ़ द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ बोथ द सर्कल्स इज 3:5, यानी कि अगर इनके आपको दिया गया है कि जो इनका क्या है त्रिज्याओं का अनुपात है वो 3:5 है, यानी कि अगर ये 3x है तो ये 5x है। गॉट इट, 3x अगर ये है तो ये 5x है, इतना सा दिया गया। अब आपको क्या करना है, ए सी बराबर 40 दिया गया है, ए सी बराबर 40, आपको पता है ये 90 अंश है, ये भी 90 अंश है, ए सी बराबर 40 है, ये 3x है, ये 5x है, यानी इतना 8x है, इतना हम कह सकते हैं 8x है, और ये पूरा अगर 40 था तो ये 40 - 8x हो जाएगा। बात बराबर, इतना 40 - 8x हो जाएगा। अब आप देखिए अगर तो ट्राइंगल ए डी बी, यानी ये वाले ट्राइंगल, अगर दोनों ट्राइंगल को जो मैंने ड्रा किया है ये वाले ट्राइंगल, ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे, ए डी ई सिमिलर हो जाएगा बड़े वाले ट्राइंगल ए ई सी के। तो हम कह सकते हैं अगर ये सिमिलर हैं, अगर ये सिमिलर हैं तो हम कह सकते हैं क्या कि ए बी बटे ए सी, क्या कह सकते हैं ए बी बटे ए सी बराबर इनके आधार का अनुपात यानी बी डी बटे सी ई कह सकते हैं। यानी आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये आपका हो जाएगा 40 - 8x बटे 40 बराबर बी डी बोले तो 3/5, 5×8 = 40, यानी कि 40 - 8x बराबर हो गया 8 × 24, यानी कि 8x बराबर हो गया 16, या हम कह सकते हैं x बराबर हो गया 2। अब अगर x बराबर 2 हो गया तो आपका ये कितना आ गया 16। अब एक चीज़ एक काम करो, 3x से यहाँ इसके पैरेलल एकदम लाइन खींच लो। अब अगर लाइन खींच लोगे तो ये 16 है तो ये भी 16 मिल जाएगा, और इतना 3x है तो इतना 3x हो गया, पूरा 5x था तो इतना कितना हो गया 2x, यानी कि ये 4 हो गया। समझ रहे हो। आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए पूरा 5x था, इतना 3x है, इतना 3x है, कौन सा वाला ये ब्लैक जो मैं करने जा रहा हूँ, ये 3x है तो ऊपर वाला कितना बचेगा 2x, x बराबर 2 है तो 2x बराबर 4। अब आपको पता है ये 16 है, अब इस ट्राइंगल को ड्रा कर रहा हूँ मैं, ये देखो ये 90 डिग्री है, आपको पता है ये निकालना है आपको, ये पता है 4 है, ये 16 है, ये डी है, तो यहाँ से हमारा डी कितना हो जाएगा, आप कहेंगे डी बराबर हो जाएगा √ में 16 का स्क्वायर 196 - 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16, यानी ये हो गया √ में कितना हो गया 180 हो गया 180, यानी यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं बाहर, हम कहेंगे ये हो जाएगा आपका 180 में से क्या निकलेगा 9 अगर निकाले तो 3 दूनी 6 36, 6√5 आपका आंसर आ जाएगा। डी बराबर, हमने कहीं गलत कर दिया क्या,
8 दूनी 16 ये है, 16 ये है और 2 दूनी 4 ये है, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट में 16 का स्क्वायर। अच्छा 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, ये हमने गलत कर दिया था, 256 माइनस 16 यानी 240 हो गया। और 240 में से क्या निकलेगा, 240 में से आपका निकल जाएगा 4 निकलेगा, तो अंडर रूट 15 बचेगा, क्योंकि 240 के देखो यहाँ पे थोड़ा सा हमने गलत कर दिया। यहाँ पे 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, तो 256 माइनस 16 यानी कि ये हो गया अंडर रूट में 240, और अंडर रूट में 240 का मतलब कितना हो जाएगा 4√15। तो आपका डी की वैल्यू कितनी आ गई 4√15। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया इन द गिवन फिगर ए बी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, सी डी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम एन। देखो मैं ये फिगर थोड़ा सा उल्टा बना हुआ है, इसी फिगर को थोड़ा सा यहाँ पे ओ सेंटर मान लेता हूँ, ओ से इस पे सी डी पे परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे भी परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों परपेंडिकुलर, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है। हम मान लेते हैं कि ये पैरेलल लाइंस दी गई हैं। ठीक है, आपको पता है सी डी कितना है 24, अगर इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, इधर भी 12 हो जाएगा, यानी कि ये 12 हो गया। और आपको दिया गया है कि पूरा 30 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें तो ये बड़े वाले वृत्त की रेडियस हो जाएगी और ये छोटे वाले वृत्त की रेडियस हो जाएगी। ठीक है, देखो छोटे वाले वृत्त की रेडियस ये आर है और बड़े वाले वृत्त की रेडियस कैपिटल आर है। अब अगर हम बड़े वाले त्रिभुज में आए, बड़े वाले त्रिभुज यानी कि ब्लू वाला त्रिभुज में अगर हम आए, तो बड़े वाले त्रिभुज में हम कह सकते हैं बड़े वाले वृत्त की रेडियस कैपिटल आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा, या हम कहें कि यहाँ से अगर हम लंब निकालना चाहें, जो लंब की लंबाई है, तो लंब की लंबाई कितनी हो जाएगी, यानी कि हम ओ पी कहें, ओ पी की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे ओ पी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर। कह सकते हैं ओपी का स्क्वायर कितना हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर। और अगर हम छोटे वाले ट्राइंगल यानी कि रेड वाले ट्राइंगल से बात करें, अब देखो रेड वाला ट्राइंगल कहाँ पे दिख रहा है, रेड वाला ट्राइंगल पे बात करें तो हम कह सकते हैं ओपी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा स्मॉल आर का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं ओपी का स्क्वायर ये भी है, ओपी का स्क्वायर ये भी है, तो हम कह सकते हैं आर स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर बराबर स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। हम कह सकते हैं कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बराबर 225 माइनस 144, 225 माइनस 144 कितना हो जाएगा 81। समझ आ गया। अब देखो अब आपसे एम एन की लंबाई पूछी गई है, आपको पता है कि इस यहाँ से इसको ड्रा कर दो, हमने क्या किया यहाँ से इसको ड्रा कर दिया। अब कैपिटल आर ये है, स्मॉल आर ये है, एम एन की लंबाई निकाली है। मान लो ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु यफ है, मध्य बिंदु यफ अगर है तो आप कहेंगे कि यहाँ से हम किसकी लंबाई निकालें, अगर हम एन एफ की लंबाई निकालना चाहें तो एन एफ बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर है कितना 81, यानी कि एन एफ बराबर हो गया अंडर रूट का 81 यानी कि 9। और एन एफ जो भी होगा वो आधा होगा एम एन का, क्योंकि इस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया गया वृत्त के केंद्र से, यानी कि एम एन बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एन एफ, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 9 यानी कि 18 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो आपको क्या करना है, आपको ये फिगर मैं फिर से थोड़ा सा बना रहा हूँ, देखो फिगर इस बार केवल बना रहा हूँ, आपको यहाँ से इस एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देना है, एक ये और एक ये मिला देना। सिमिलरली ये अगर सेंटर है तो एक फिगर इधर बना दे रहा हूँ, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करना है, इसको मिला देना है, बस। आपको पता है ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी अंडर रूट में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे देखो ये कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, इसको एच मानो। अब एच की वैल्यू दोनों ट्राइंगल से निकाल लो, ये आपको पता है 12 है, ये पूरा 15 है, बस यही करना था। कहा गया ए बी एंड ए सी are the two tangents of a circle whose radius is 6 cm. If BAC बराबर 60 then what is the value of under root AB square plus AC square। देखो ये आपकी A है, B है, C है, ठीक है, ये सेंटर O है, OB को मिला दो, OC को मिला दो, दोनों परपेंडिकुलर होंगे, इसको मिला दो, ये 30 अंश हो गया, ये आपका 60 अंश हो जाएगा, ये भी 60 अंश हो जाएगा, ये भी 30 अंश है, ये भी 90 अंश है। ठीक है, अब आपको दिया गया कि रेडियस 6 है, रेडियस 6 है। अब आपको निकालना अंडर रूट में ए बी का स्क्वायर प्लस अंडर रूट में ए सी का स्क्वायर। आपको पता है कि अगर ये 6 है तो ये 6√3 हो जाएगा, ऐसे ये 6 है तो ये 6√3 हो जाएगा। तो अंडर रूट में किसका स्क्वायर है 6√3 का स्क्वायर, यानी 36 × 108 प्लस ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो ए सी का स्क्वायर 6√3 का स्क्वायर यानी कि 108, ये भी हो गया। तो अंडर रूट में 108 प्लस अंडर रूट में 108 यानी कि अंडर रूट 108 प्लस 108 अंडर रूट 116 यानी 6√6 आपका आंसर आ गया।
बहुत ही सुंदर प्रश्न है और मुझे लगता है कि मज़ा आ जाएगा आपको। क्योंकि इन द गिवन फिगर ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ए बी सी कोण आपको दिया गया 90 डिग्री है, ए सी बी 60 डिग्री है। इफ़ द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्किल इज 2 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्किल। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न बड़ा सुंदर सा है। मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, ठीक है, और इसी प्रश्न को करते हुए हम खुश हो जाएंगे। चलो देख लेते हैं, थोड़ा सा इधर हम कर लेते हैं इसको, ताकि हमें जगह की कमी न पड़े। देखो, अगर हम इसको ऐसे मिला दें तो ये आर हो जाएगा हमारा, और इसको ऐसे सीधे सेंटर को मिलाते हुए, एक मिनट, ऐसे नहीं, सेंटर को मिलाते हुए ऐसे ड्रा करते रहें। इसका सेंटर भी यहीं कहीं लाई करेगा, इसका सेंटर भी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसके सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, ठीक है। हमें निकालना है बड़े वाले सेंटर, और इसको मिला देते हैं इससे। आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये दोनों का कोण बराबर है, सेम कोण है, तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। यानी दोनों सर्कल्स जो होंगे, दोनों मतलब त्रिभुज जो होंगे वो कैसे हो जाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। आपको पता है ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, क्योंकि पूरा 60 है तो ये एंगल बाइसेक्टर बनेगा, ठीक है। और आपको पता है कि ये पूरा दूरी कितनी है, r। इसको हम अगर x मान लें तो आप सिमिलरिटी लगा दीजिए, तो आप कहेंगे कि सिमिलरिटी लगाने के बाद आप क्या कहेंगे कि 2√3, ठीक है, 2√3 अपान 2√3 प्लस x इज इक्वल टू, हमने क्या किया, हमने ले लिया है एक, मतलब आधार कह सकते हैं, आधार का अनुपात बराबर हो जाएगा इनके लंब के अनुपात के। तो लंब एक का है 2, एक का है r, यहाँ से 2 से r कट गया, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ से हमारा x बराबर आ जाएगा √3r माइनस 2√3, यही तो हो जाएगा। या हम कह सकते हैं √3 कॉमन ले लो, तो √3 कॉमन ले लोगे तो r माइनस 2 बचेगा, √3 टाइम्स ऑफ r माइनस 2, ठीक है। √3 टाइम्स ऑफ r माइनस 2 आपका आ गया x की वैल्यू। अब आपको पता है ये 2 है, एक मिनट कलर चेंज करके मैं लिख रहा हूँ। आपको पता है ये 2 है, ये r है। आपको पता है ये 2 है, पूरा r था, तो इतनी दूरी कितनी बचेगी, r माइनस 2। ये परपेंडिकुलर है, ये x है, तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो हमें पता है कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, या हम कहें कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 2 + r, यानी 2 + r का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर है r माइनस 2 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर। तो x कितना है, √3 का स्क्वायर 3 और r माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कि ये r माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ r माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी 4 टाइम्स ऑफ r माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये कितने के बराबर आया, r + 2 के होल स्क्वायर। या हम कह सकते हैं r + 2 बराबर, इधर का वर्गमूल निकला है तो इधर का भी वर्गमूल 2 टाइम्स ऑफ r माइनस 2। या हम कह सकते हैं r + 2 इज इक्वल टू 2r माइनस 4। या हम कह सकते हैं r इज इक्वल टू 2 + 4। यही आपको निकालने को कहा गया था। कितना आसान सा क्वेश्चन था, मज़ा आया कि नहीं आया? शेयर करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें अगर मन करे तो, पसंद आया हो तो। और हमारे 100 क्वेश्चन हो गए हैं, 131 क्वेश्चन और बचे हैं। मैं कोशिश करूंगा एक ही वीडियो में या 2 वीडियो में निपटा दूं, और आप लोग भी ना उबे, मैं भी ना उबूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, मेंसुरेशन होगा, और बहुत जल्द वो करेंगे। फिर ट्रिगो बचेगा, ट्रिगो करेंगे, तो सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि 10 अप्रैल तक ये सारे सब कुछ खत्म, वो 10 मई तक ये सारी चीज़ें ख़त्म कर लीजिए, ताकि हम FCAT और CDS वगैरह के क्वेश्चंस, कैट वगैरह के करना स्टार्ट करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल एग्जाम्स।